गिद्ध बाज अरुचील के बीचों बीच मकान। गिद्ध बाज अरुचील के बीचों बीच मकान, रखूं किस संदूक में मैं चिड़िया की जान। रखूं किस संदूक में मैं चिड़िया की जान। नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभवी परिचर्चा के नई कड़ी के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित है। और आज का जो विषय है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और दुखद भी है एक तरह से, क्योंकि हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो विषय मन को तोड़ने वाला है, मन को झकझोरने वाला है। हम एक ऐसे भारत में पैदा हुए, एक ऐसे भारत में हम रह रहे हैं जहां पर अ, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और आज भारत में बेटियां जो चिड़िया है, जो चहचहाती हैं, वो सुरक्षित नहीं है। प्रतिदिन 84 मामले दर्ज होते हैं, 84 मामले आते हैं रेप के, बलात्कार के, गैंग रेप के और दुष्कर्म के। ये बहुत भयावह स्थिति है। अपनी बिटिया को हमें न सिर्फ बचाना है, बल्कि सशक्त बनाना है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। हमारा दायित्व है कि हम बुद्धिजीवी उस ओर कोई ना कोई ठोस कदम उठाएं, अपने विद्वान वक्ताओं से बात करें, काउंसलर से बात करें, साइकोलॉजिस्ट से बात करें और उन तमाम पहलुओं पर गौर करें। एक रास्ता बनाएं, एक रास्ता निकालें जिससे कि हमारी जो चिड़िया है वो सुरक्षित हो सके, सुव्यवस्थित हो सके और खुश रहे, उड़े आकाश में, जहाँ तक पंख पसारे उड़ना चाहे वहाँ तक उड़े। इन तमाम बातों को अगर हम आत्मसात करें तो शायद जो परिस्थिति है वो परिस्थिति बदल जाएगी। परिचर्चा की 137वीं कड़ी में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज का जो विषय हमने लिया है वो विषय है आखिर कब तक। कब तक हम अत्याचार सहें, कब तक हमारी चिड़िया उदास रहे, कब तक हमारी चिड़िया की परेशानियां बढ़ें, कब तक हमारी चिड़िया, अगर हम सोचें कि उसे संदूक में बंद करके रखें, कब तक, आखिर कब तक। इसी परिचर्चा को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ बहुत बड़े विद्वान विदुषी जुड़े हुए हैं और बहुत सारी बातें हम साझा करेंगे। एक कोशिश है हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली की ओर से कि परिचर्चा के माध्यम से हम समसामयिक विषय पर बात करें। हालांकि बहुत संवेदनशील मुद्दे पर आज हम बात कर रहे हैं। उम्मीद है कि हमारे जो वक्ता हैं इस बात की समझ रखते हैं। और जहाँ तक हिंदी साहित्य संस्थान की मैं बात करती हूँ कि जब भी हम किसी भी गंभीर मुद्दे पर बात करते हैं, गंभीर विषय पर बात करते हैं, हमारे बहुत संजीदा विद्वान विदुषी वक्ता आते हैं और कोई ना कोई हल ज़रूर हमारे कार्यक्रम के माध्यम से निकलता है। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लेडी सिंघम के नाम से मशहूर दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर एक ऐसी सशक्त महिला मौजूद हैं जिनकी उपस्थिति में मुझे लगता है कि बेटियां सुरक्षित महसूस करती हैं। बेटियों को बचाने का बहुत बीड़ा उठाया उन्होंने, बहुत कार्य किया है और हिंदी साहित्य संस्थान की इस पटल पर कई बार उन्होंने ऑन ड्यूटी आकर अपने वक्तव्य दिए हैं। आज भी इस विषय पर उन्होंने अपनी सहमति दी आने की, तो मैं तहे दिल से उनका अभिनंदन करती हूँ। किरण जी, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपका और हम शुक्रगुजार हैं कि आपने समय दिया। जय हिंद। जय हिंद। मैं भी आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने जी, इतने सुंदर हमारे प्रोग्राम साथ, में मुझे इनवाइट किया। जी, हमारे साथ डॉक्टर संदीप कौर ओबराय जी जुड़ी हुई हैं, जो कि फाउंडर डायरेक्टर हैं सोलफुल सॉजन सेंटर फॉर काउंसलिंग और लर्निंग, चाइल्ड काउंसलर, फैमिली थेरेपिस्ट भी हैं और
मनस्थिति वो आज बताएंगी कि जो चीजें समाज में चल रही हैं उसके पीछे का कारण क्या है, क्या ऐसा किस सोच के लोग रहते हैं, और जो चीजें हो रही हैं, जो वारदात हो रही हैं, उसके पीछे का कारण क्या है। एक मनोचिकित्सक होने के नाते डॉक्टर संदीप, आपका हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे पटल पर समय दिया। हमारे साथ शिक्षाविद डॉक्टर संतोष संप्रीति जुड़ी हुई हैं, जो कि बेहतरीन कवित्री हैं और विशेष वक्ता के रूप में कई बार हमारे पटल की शोभा बढ़ा चुकी हैं। तो संतोष जी, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। शिक्षिका होने के नाते भी इस पटल पर आपका स्वागत है, और बहुत गंभीर मुद्दे पर आज हम संवेदनशील मुद्दे पर हम बात करने आए हैं। बहुत अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ एडवोकेट वैभव तोमर जी जुड़े हुए हैं, और वैभव जी के बारे में बताना चाहती हूँ कि शैक्षणिक और व्यावसायिक पृष्ठभूमि से आते हैं, और उनके पास कानून के क्षेत्र में जो उनका योगदान रहा है वो तकरीबन 13 वर्षों का है। और मैं वैभवी और आप वैभव, तो मुझे लगता है आज पटल की शोभा कुछ ज़्यादा ही वैभवपूर्ण होने वाली है। और अगर मैं बात करूं, आप लॉ फ्रॉम द लॉ लिटरेट्स के मैनेजिंग पार्टनर हैं। आप युवा वकीलों के लिए प्रेरणा हैं, क्योंकि वो पहली पीढ़ी के वकील हैं जिन्होंने अपने करियर में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने अपने काम से समाज की सेवा भी की है, क्योंकि वह समाज के अनसुने और दबे कुचले हिस्से की आवाज है। एक वकील की ऐसा परिचय मुझे लगता है मैं पहली बार सुन रही हूँ कि कोई भी वकील समाज के लिए कुछ इस तरह के कार्य करते हैं। तो हमारे पटल की शोभा बढ़ाने के लिए बहुत बहुत आपका अभिनंदन है। और गरीबों के लिए, वंचितों के लिए आपने बहुत कार्य किए हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए आपने मदद की है। और मुझे लगता है कि आज का जो विषय है वो न्याय का विषय है। वो न्याय की जो लचर पचर व्यवस्था है भारत में, फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है, अगर हैं तो सही तरीके से काम नहीं हो पाता, वो तमाम बातें हैं। तो चलिए, मैं अभिनंदन करती हूँ तोमर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत और बहुत हमारे बहुत साथ आभार जी, आपका और कि हमारे आपने साथ जी डॉक्टर इंदिरा मिश्रा जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। बहुत बेहतरीन शख्सियत और किरदार जिंदगी का हिस्सा रह चुकी हैं। और जहाँ तक लड़कियों की, बच्चियों की, गुड़िया या चिड़िया की बात हो रही है, उन चिड़िया को सुरक्षित करने का जैसे किरण जी ने बीड़ा उठाया है, ऑन ड्यूटी ये अपनी वर्दी का जो एक क्या कहते हैं, जो वर्दी की जो अहमियत होती है और वर्दी की जो ताकत है, उस ताकत से बहुत सारी बच्चियों की इन्होंने रक्षा की है। वैसे ही डॉक्टर इंदिरा मिश्रा जी हैं, उन्होंने भी बहुत सालों से समाज सेवा की है, और एजुकेशनल फोरम फॉर वुमेन जस्टिस की आप अध्यक्ष हैं, हमारे किरदार का हिस्सा रह चुकी हैं। और एक बात और इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि अगले बुधवार को डॉक्टर ये अभी हमारा चल रहा है जो ये शिक्षक दिवस आने वाला है, परिचर्चा के तुरंत बाद जो बुधवार आएगा, तो किरण जी हमारे किरदार का हिस्सा रहेंगी। किरण जी ने सहमति दी है, तो किरण जी मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ। बहुत गंभीर मुद्दा है, और मैं सीधे लेडी सिंघम से ही आज कार्यक्रम की शुरुआत करूंगी, क्योंकि आप देख रहे हैं वर्दी में मौजूद हैं, आप ऑन ड्यूटी हैं। और एक बड़ा मादा होता है ऑन ड्यूटी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आना और अपनी बात रखना। तो तहे दिल से हमारा जो पटल है वो ऋणी है आपका। बेटियां सुरक्षित नहीं है, और जो चीजें चल रही हैं समाज में, जो हम देख रहे हैं, आज जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, संतोष जी या इंदिरा जी, मैं कहूँ वैभव जी, मैं सभी को संबोधित करके कह रही हूँ कि ये जो विषय है, इस विषय पर बात करने के लिए भी बहुत बड़ा मन चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि हम बहुत ज्यादा संवेदनशील बातों को उठाएंगे आज। सबसे पहले सब इंस्पेक्टर होने के नाते दिल्ली की जो जिम्मेदारी आपने ले रखी है, और जहां तक मुझे पता है पिछले कुछ दिनों में आपने 15-20 छोटी बच्चियों को रेस्क्यू किया,
उन्हें एक बेहतर जीवन दिया। और भी प्रेरणा की स्रोत हैं आप, क्योंकि आप बहुत सारे कार्य करती हैं। तो किरण जी, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, आखिर कब तक जी बिल्कुल। क्या करेंगी आप? कब तक बेटियाँ सहें? देखिए, गंभीर मुद्दा तो है ही है। सबसे बड़ी बात यह है कि कब तक, जब आपने कहा है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारे परिवार हैं, उनमें एक संस्कार होना चाहिए। आप जिस तरह से बेटियों को सुरक्षित चाहते हैं, तो आप अपने घर के परिवार में जो बेटे भी हैं, उनको भी आप ये शिक्षा दें कि वो महिलाओं का सम्मान करें। क्योंकि अगर बेटियों को या महिलाओं को आज ये दुःख सहना पड़ रहा है, तो उसका एक कारण यही है कि जो लड़के हैं, वो संस्कार भूलते जा रहे हैं। महिलाओं की इज़्ज़त करना उन्होंने छोड़ दिया है। इवन देन महिलाओं को क्यों, वो अपने परिवार में अपने माता-पिता का भी कई बार आप सुनते हैं रिगार्ड नहीं करते। अ, लोनली रहना ज़्यादा फ्री समझते हैं। और आज जो परिवार हैं वो टूट रहे हैं। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हम जॉइंट फैमिली हमारी टूट रही है। तो जब जॉइंट फैमिली में हम रहते थे तो एक-दूसरे का एक डर भी होता था, शर्म भी होती थी और उनको लगता था कि हम अपने परिवार के साथ अगर रहना चाहते हैं तो हमें एक संस्कारी रूप से रहना पड़ेगा। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे संस्कार की बहुत ही अहमियत दी जाती है और वैल्यूज़ हैं। बाकी जो, क्योंकि मैं काम कर रही हूँ महिलाओं को, बच्चियों को, दिव्यांगों को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग देने का, वो मेरा मकसद भी यही है। अब तक मैं 10 लाख से ऊपर लड़कियों, महिलाओं और दिव्यांगों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे चुकी हूँ। जिसके कारण मुझे राष्ट्रपति पुलिस पदक भी मिला है और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज है। तो ये जो मेरा एक मकसद सिर्फ ट्रेनिंग देना ही नहीं, मैंने उनको इतना सक्षम किया है। मेरी सिखाई हुई लड़कियाँ और जो मेरे टीचर ने मुझे, शिव कुमार कोहली सर ने सिखाया, तो एक ही मकसद रहा है कि आप अपनी रक्षा खुद करें। कोई भी मदद आने से पहले आप इतना आप में कॉन्फिडेंस हो कि अगर कोई अनजान आदमी मुझे हाथ लगाएगा तो मेरी बिना परमिशन के मेरे शरीर को छूता है, तो मैं उसको छोड़ूँगी नहीं। आज आप देखते हैं कि रात का समय होता है या अकेले कहीं बच्ची ने जाना होता है, तो आप ये कहते हो भाई को साथ लेकर जाओ, पापा साथ जाएँगे, मैं फ्री होंगी तो मैं जाऊँगी। तो क्यों, ऐसा क्यों? आप अपनी लड़कियों को इतना बहादुर बनाइए, इतना सक्षम बनाइए, जिस तरह से आप उन्हें मैथ की पढ़ाई, हिस्ट्री की पढ़ाई, ये सब पढ़ाई कराते हो, उन्हें फिज़िकल फिट भी करिए। उन्हें ट्रेनिंग दीजिए कि अगर कोई आपको छूता है, तो वो उसको छोड़ेगी नहीं और रात के समय अगर आपका भाई, पापा साथ जाएँ, तो मम्मी कहेगी बेटी को साथ लेके जाओ, वो आपकी रक्षा करेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। हमारी ट्रेनिंग में भी ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं कि आप सबकी इज़्ज़त करें, मगर कोई अगर आपकी इज़्ज़त नहीं करता या आपको शोषण करता है, तो फिर आप उसका जवाब उसी तरह से, जिस तरह से देना चाहिए एक लड़की को, तो ये बहुत ज़रूरी है। और रही बात, आपने कहा कि कानून लचर-पचर है, नहीं ऐसा नहीं है। अब कानून में बहुत से बदलाव आ गए हैं। 1 जुलाई 2024 से हमारा नया कानून लागू हुआ है और ख़ास तौर पे देखिए कि महिलाओं के लिए सबसे बढ़िया और जो सज़ा दिलाने वाला ये कानून है। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो ब्रिटिश लॉ चल रहा था। आईपीसी और सीआरपीसी जो ब्रिटिश लॉ ने बनाया था वो चल रहा था। मगर 1 जुलाई से हमारा खुद का भारतीय न्याय संहिता और भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता बनाई और भारतीय साक्ष्य नियम जो लागू हुआ है, वो बहुत तरफ़े देखिए 376 लगाई जाती थी, जब किसी महिला के साथ यौन शोषण होता था। और आप देखिए कि उसको अहमियत देते हुए कि महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, तो वो धारा सीधा 64th पे आ गई है। तो आप ये देखिए कि पहले जो महिलाओं के साथ शोषण नहीं होता था, तभी वो 376 पे उसका कानून लागू हुआ था। और अब देखिए कि इतना यौन शोषण हो रहा है और आज आपके बच्चे आपको बताते ही नहीं हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं ज़्यादातर, किस तरह के वो ऑनलाइन इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर रहे हैं। इतने तरह किरण के जी, जो किरण जी, ऐप आते हैं। किरण जी,
किरण जी, हम्म। एक बात मैं पूछना चाहती हूँ कि कई बार हमने देखा है कि मैं दिल्ली पुलिस की बात नहीं कर रही, मैं समग्र पुलिस फोर्स की बात कर रही हूँ, पूरे देश की बात कर रही हूँ, किसी पर्टिकुलर जगह की बात मैं नहीं कर रही हूँ। कई बार एफआईआर दर्ज नहीं की जाती, कई बार मेडिकल नहीं किए जाते, देर लगती है। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है फेसबुक पर, जहाँ पर विक्टिम कह रही है कि पिछले 48 घंटे से उनका मेडिकल नहीं हुआ, उनके ऊपर रेप अटेम्प्ट हुआ है। तो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, तो पुलिस के ऊपर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, एक सवालिया निशान हाँ, लगता है। उस स्थिति में आप क्या कहना चाहती हैं? नहीं, मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है। अगर पुलिस के पास कोई भी महिला जाती है और इस तरह का वो कोई बयान देती है, कोई स्टेटमेंट देती है, कोई कंप्लेंट देती है, इमीडिएटली विद इन 24 घंटे वाला वेट वाली बात नहीं है। सबसे पहले मेडिकल ही कराया जाता है, क्योंकि मेडिकल एक ऐसा एविडेंस है जो मुलजिम को सजा दिलाने के लिए बहुत ही अहमियत रखता है। उसके जो एग्जिबिट्स हैं उसको एफएसएल में भी टाइम से भेजा जाता है। अब तो देखिए, चार्जशीट भी टाइम है कि 60 डेज के अंदर अंदर दी जाए। और किसी एक ऐसे के साथ वाकया हुआ, अगर पुलिस नहीं करा रही, तो कोई भी महिला जाकर जिसके साथ ये बात हो गई है, वो पुलिस कंप्लेंट से पहले खुद भी हॉस्पिटल जा सकती है। और वहां के जो डॉक्टर्स हैं वो खुद पुलिस को इतला करते हैं कि आप आए, इस तरह से एक केस आया है और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी है। मुझे नहीं मालूम कि वो वीडियो जो महिला बता रही हैं क्या वजह रही कि वो पुलिस के पास गई और नहीं रही, मगर उसका या तो वर्जन जो उसके बताने का तरीका होगा, या हो सकता है उसने पूरी बात नहीं बताई होगी। और मैं जहां तक आप बताऊं, ऑल ओवर वर्ल्ड, तो ऑल ओवर इंडिया, अगर आप कहीं पे भी जाते हैं तो कानून ये कहता है कि जो महिला आती है, अगर वो पुलिस स्टेशन नहीं आती, अगर आपको ये भी सूचना मिलती है कि वो महिला अपने घर पे है या पुलिस स्टेशन आने में घबरा रही है, शर्मा रही है, तो पुलिस खुद उसके पास जाती है। और ये जो केसेस है महिलाओं से संबंधित, मैं बताना चाहूंगी कि महिला पुलिस ही करती है। और अगर अभी भी आपको ऐसा लगता है, वो हमारा वीडियो देखती है, तो वो कहीं पे भी जाकर अपनी शिकायत कर सकती है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर उसको अपने ही पुलिस स्टेशन जाना है। और न्यू लॉ के हिसाब से अगर कोई महिला कोई शिकायत देती भी है, और वो 3 दिन के अंदर उसकी भी ड्यूटी बनती है कि वो पुलिस स्टेशन आके उस कंप्लेंट के ऊपर अपने, जैसे मेल के थ्रू देती है, तो सिग्नेचर करे और खुद सहयोग करे। पुलिस हमेशा साथ में है। अगर कोई एक ऑफिसर नहीं सुन रहा, तो उनके ऊपर और भी ऑफिसर हैं, वो वहां पे भी जा सकती हैं। और बाकी मैंने आपको बताया है कि वो खुद भी हॉस्पिटल जाके अपना मेडिकल करवा सकती हैं। ये वैभव तोमर जी इस बात को बहुत अच्छे से एग्री करेंगे, क्योंकि वो एडवोकेट है, वो जानते हैं कि कानून जो है इस मामले में बहुत सख्त है और कार्रवाई भी होती है। और मैं तो खुद सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग में आपको बहुत जी। से हेल्पलाइन नंबर भी बताते हैं। हाँ, भी आगे ऐसा क्या नाम है, हेल्पलाइन नंबर भी बताते हैं। आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक ही नंबर है, 112, और आप उस पर शिकायत कर सकते हैं। तो वो ये शिकायत जो होती है उसको हर एक जो जिस डिस्ट्रिक्ट के होते हैं, इवन देन सुपर, मतलब जो आपके डीसीपी से लेकर और कंट्रोल रूम और कंसर्न पुलिस स्टेशन तक सब सुनते हैं उस कंप्लेंट को। जी, किरण जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम को हमने शुरू भी किया और आपके वक्तव्य हमने सुने, और इतने सारे महिलाओं को, इतनी सारी बच्चियों को आपने सेल्फ डिफेंस सिखाया। ये बहुत बड़ी बात है और ये एक उपलब्धि है, और इसके लिए हम साधुवाद देते हैं। दिल्ली पुलिस हमेशा सक्रिय है, सक्षम है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, और हम सब दिल्ली वासी आपको साधुवाद देते हैं। डॉक्टर संप्रीति के पास मैं जाना चाहती हूँ। डॉक्टर संप्रीति, जब जैसा कि किरण जी ने बताया हमें कि सेल्फ डिफेंस सिखाती हैं, और इससे देखिए, मेरी बेटी पौने 10 साल की है। मैं अगर बताऊं, मेरे मन में भी इस बात का डर बैठा हुआ है कि मेरी बेटी भी है, मेरी चिड़िया है, उसे कोई नुकसान ना हो, उसे कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो। सेल्फ डिफेंस की जहां तक बात है, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे सशक्त हों, सिर्फ शरीर से नहीं, मन से भी, ताकि जो मुकाबला है, जैसे कि किरण जी ने कहा, उनकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि हम भाई का, पिता का या दोस्त का या किसी और का, और की प्रतीक्षा या इंतजार हम क्यों करें। हम इतने काबिल बन जाए अपने शरीर से और मन से, जो कि महिलाएं हमेशा शरीर शारीरिक रूप से कमजोर होती हैं,
लेकिन अगर मन दृढ़ है तो आप किसी को भी हरा सकते हैं। मन की जो शक्ति होती है वो बहुत ज्यादा कारगर होती है। कई बार शारीरिक शक्ति काम नहीं करती, लेकिन मन जो विल पावर होता है उससे बहुत काम हो जाता है। तो संतोष जी, आप शिक्षिका हैं, जी जी जी। सारी बच्चियों के साथ आपका जो स्कूल है, जो जहाँ आप कार्यरत हैं, वहाँ को एजुकेशन है, यानी कि लड़के भी पढ़ते हैं, लड़कियां भी पढ़ती हैं। लड़के। कैसा माहौल है आपके स्कूल का, और आपको क्या लगता है ये जो जिस मुद्दे पर आज हम बात कर रहे हैं, जिस विषय पर जो बहुत ही संवेदनशील है, आखिर कब तक, क्या कहना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? जी विभा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आमंत्रित करने के लिए, और मैं पटल पर उपस्थित सभी वक्ताओं को यथा योग्य प्रणाम करती हूँ। सभी सुधी श्रोताओं को भी, दर्शकों को भी मैं प्रणाम करती हूँ कि अपना कीमती समय निकाल कर वो इस आज के संवेदनशील विषय और संवेदनशील परिचर्चा पर अपना ध्यान दे रही हैं, और निश्चित तौर पर उनकी प्रतिक्रियाओं की अपेक्षा रहेगी। सबसे पहले वैभवी जी की आज मैं कहना चाहूँगी कि मैं कोएड स्कूल में पढ़ा रही हूँ, तो स्वाभाविक बात है वहाँ पर लड़के और लड़कियों के बीच में एक समझ स्थापित करनी बहुत जरूरी हो जाती है। कोएड स्कूल का कंसेप्ट ही यही है। इसके लिए विद्यालय में हमने अलग से काउंसलर रखे हुए हैं। समय समय पर हम बच्चों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दिलवाते हैं। बहुत सारे हमारे द्वारका जोन से जो हैं वहाँ से आते रहते हैं। समय समय पर हम वो करवाते हैं कि अभी जैसे मैम ने बताया, किरण जी ने बताया कि लड़कियों का मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से सक्षम होना बेहद जरूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि स्थिति कहाँ पर कैसी क्या मिल जाए। तो इसके लिए हम अलग से उनकी ट्रेनिंग का प्रावधान करते हैं, और समय समय पर हम यह भी जानने की कोशिश करते हैं। कुछ हमारे ऐसे काउंसिल मेंबर्स होते हैं जो बच्चों से व्यक्तिगत रूप से बात करते हैं, क्योंकि कई बार लड़कियां ऐसी बहुत ही अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट होती हैं कि वो अपनी बात ठीक से कह नहीं पाती हैं। तो वो बच्चे हमारे स्पेशली उन बच्चों से मिलते हैं, लड़कियों से जैसे कभी बात की कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई मेंटली हैरेसमेंट तो नहीं है। तो इस प्रकार से भी हम आयोजन करते हैं ताकि हमें पता चलता रहे कि कहीं किसी बच्चे के साथ घर में, और ऐसा नहीं कि केवल स्कूली वातावरण की बात हो रही है। कई बार तो हमने यह भी देखा है कि बच्चे स्कूली वातावरण से नहीं हैं, अपने कहीं ट्यूशन पे जा रहे हैं या अपनी सोसाइटी के परिवेश से हैं, तो वहां पर भी जो है एक दो केस ऐसे आए हैं कि लड़कियों ने कहा कि हमें ये प्रॉब्लम है। तो हम उस चीज को लेकर बड़े गंभीर हैं, और हम उसके बात करते हैं, अभिभावकों को बुलाते हैं, और बाकायदा यथासंभव जितनी हमसे मदद हो सकती है हम उसका करते हैं। तो इसके हमारा स्कूल बिल्कुल तैयार रहता है, और बच्चों को हम समय समय पर, लड़कों के भी, ऐसा नहीं कि लड़कियों को ही आवश्यकता है। अभी किरण मैम ने भी कहा कि कहीं ना कहीं हमारी पारिवारिक मूल्यों में विघटन हो रहा है, जो हमारी मोरल वैल्यूज है वो डाउन हुई है, जिसकी वजह से आज यह मानसिकता बन गई है कि हम लड़कियों के प्रति वो नजरिया नहीं रख पाते हैं। कभी हम कपड़ों की बात कह देते हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं हम बातों को टालने की कोशिश करते हैं। तो हम समय समय पर लड़कों को भी गाइड करते हैं, उनकी भी काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि अगर हम लड़कियों को सक्षम बना रहे हैं, उनके बारे में पता लगा रहे हैं, तो उतना ही हम लड़कों पर भी ध्यान कि नहीं, आपको कैसे रेस्पेक्ट करनी है, किसी के साथ ये नहीं हो। पॉक्सो एक्ट के बारे में उनको बताते हैं। तो इस प्रकार से हम उनका भी मार्गदर्शन करते हैं ताकि इस प्रकार की कोई स्थिति उत्पन्न ना हो, और बच्चों का जो सोचने का तरीका है समाज में, स्कूल में, बाकी कहीं भी वो जाएं, वो एक स्वस्थ उनका नजरिया रहे, और वो सभी लड़कियों को, चाहे वो उनके साथ पढ़ने वाली हो, चाहे सोसाइटी में रहने वाली हो, चाहे बहुत वो देश बढ़िया, कोने में हो, बच्चों की सोच में परिवर्तन आए। बहुत बढ़िया, बहुत संतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सुंदर वक्तव्य के लिए। पटल के उस पार बहुत सारे दर्शक दीर्घा में व्यक्तित्व हमारे एक से बढ़कर एक जुड़े हुए हैं, जो हमारे कार्यक्रम को बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है ध्यान से, क्योंकि बहुत सारे संदेश उनके आ चुके हैं,
हमारे पटल के मुख्य सलाहकार आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी जुड़े हुए हैं, अभिनंदन करती हूँ। नीलम पोद्दार जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन है। विकास मिश्रा अनुज जुड़ा हुआ है, बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन। रश्मि चौबे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन। हमारे साथ अलका सिन्हा जी जुड़ी हुई हैं, बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ अलका जी। और बहुत बड़ी साहित्यकारा और बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व की धनी और किरदार ज़िंदगी का हिस्सा रह चुकी हैं, शोभा बढ़ा चुकी हैं। सरलेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ पटल के संयोजक आदरणीय राजीव अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं, आदरणीय सुदर्शन शर्मा सुधी जी जुड़ी हुई हैं। सभी महानुभावों का दिल से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और एक ही गुजारिश करती हूँ कि बहुत ही संवेदनशील हम बात कर रहे हैं। हम सब की बिटिया, हम सब की चिड़िया सुरक्षित रहे, इसके लिए हमने ये पटल को आज सजाया है, मैं ये कहूँगी विद्वानों से, ताकि हम कोई ना कोई एक हल आज दे पाएँ समाज को कि हम किस प्रकार इन राक्षसों से अपने बच्चों को बचा सकें, अपनी बच्चियों को बचा सकें। तो कार्यक्रम को शेयर भी कीजिए और हमारे साथ बने भी रहिए। बहुत-बहुत आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। विभा किरण जी मैं लीव करूंगी। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने मुझे जोड़ा। टर्न राइट प्लीज। थैंक यू जी, बहुत-बहुत आभार आपका और क्योंकि आपने अपना वक्तव्य रखा, मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है ये। और कोई बात नहीं है किरण जी, आप जब भी मुझे ज़रूरत होती है हमारे आप आती हैं, हम तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं। एक सेशन वो रखिए जिसमें मैं सभी को सेल्फ डिफेंस के टिप दूं। जी शुक्रिया, जय हिंद। जय हिंद। अभी हम लेडी सिंघम के नाम से मशहूर सुन रहे थे। जी जी जी। अभी जैसे किरण जी ने कहा, तो ये मैं भी गुजारिश करूंगी कि एक ऐसा सत्र आयोजित किया जाए जिसमें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाए, और यह ऑफलाइन हो तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर है ना, जमीनी स्तर पर। हम जरूर करेंगे और किरण जी को हम आमंत्रित करेंगे और हम सब मिलकर करेंगे। हिंदी साहित्य संस्थान की ओर से हम पहल करेंगे और जरूर हम करेंगे। हमारे साथ महेश प्रकाश अष्ठाना जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हैं, चूंकि संदीप जी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में आज हैं, क्योंकि उन मानसिक विकृतियों के बारे में वो बात करेंगी और कैसे हम उनसे बच सकें। और अगर हम कानूनी प्रक्रिया की बात करें तो वैभव जी अपना वैभव आज दिखाएंगे, और इंदिरा जी तो हर क्या कहते हैं, हर फील्ड में माहिर है, हर क्षेत्र में माहिर है। लेकिन कुछ वीडियोस हमारे पास आई हैं डॉक्टर संतोष, मैं दिखाना चाहती हूँ आपको कि जो यूथ है, जो युवा है, वो इस बारे में क्या सोचता है। और कुछ हमारे बड़े साहित्यकार हैं जिन्होंने एक छोटी छोटी प्रतिक्रियाएं दी हैं, तो मैं चाहती हूँ कि उस हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम दिखा सकें। स्वागत। पहले मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि झांसी से एक वीडियो हमारे पास आई है। जैसा कि आप सभी को पता है इंदिरा जी, संदीप जी, कि हर जगह मौन रूप से या आक्रोश भी है, लेकिन तोड़फोड़ नहीं है। हर जगह जो वातावरण है वो थोड़ा सा दुखी वातावरण है और सब अपनी अपनी तरफ से अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। झांसी से हमारे पास एक वीडियो आई है, जो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं, डॉक्टर्स हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि पटल के माध्यम से झांसी से ये वीडियो मेरे पास आई है, मैं दिखाना चाहती हूँ। जी, कुछ और वीडियोस मेरे पास हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं दिखाऊं। ओरी चिरैया नन्ही
भोरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। नमस्कार, मैं ज्योतिमा शुक्ला। आज मैं इस विषय को लेकर यहाँ उपस्थित हूँ कि आखिर कब तक लड़कियों के साथ ये दुर्घटनाएं होती रहेंगी। आज का जो दौर है वो उत्तर आधुनिकता का, जहाँ लड़कियाँ हर क्षेत्र में आगे बढ़ चुकी हैं, हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं, फिर भी वो सुरक्षित नहीं है। चाहे उनका घर का, चाहे हमारे घर का आसपास का क्षेत्र हो, चाहे कार्यस्थल हो, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। तो इससे हमारी क्षमताएं बाधित होती हैं। हम अपने कार्यस्थल जाने में भी या देर हो जाने पे हम असुरक्षित महसूस करते हैं, हम परेशान होते हैं, हम मानसिक रूप से परेशान होते हैं। तो मैं शासन और प्रशासन से कहना चाहूँगी कि आखिर ये कब तक। इसके लिए आप ठोस कदम उठाएं, एक सख्त कानून बनाएं जिससे हम लड़कियां अपने ही देश में असुरक्षित महसूस ना कर सकें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं हूं कवयित्री डॉक्टर कीर्ति काले। हिंदी साहित्य संस्थान विगत 3 वर्षों से निर्बाध गति से निरंतर कार्यक्रम आयोजित करता रहा है और कर रहा है, जिसकी संस्थापिका हैं सुश्री विभा राज वैभवी जी। इस निरंतर कार्यक्रम करने के लिए मैं विभा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देना चाहूँगी, शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि कोई भी काम प्रारंभ करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसे निरंतर बिना नागा करते रहना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। विभा जी ये काम कर रहे हैं तो वो बधाई की पात्र हैं। आज की जो परिचर्चा का विषय इन्होंने रखा है बहुत ही सामयिक है, प्रासंगिक है और बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। इन्होंने विषय रखा है आखिर कब तक। महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों में जो निरंतर वृद्धि हो रही है वो वास्तव में विचारणीय है। और ये विचारणीय इसलिए है कि जब हम कहते हैं कि हम आधुनिक समाज में रहते हैं, हम विकसित भारत में रहते हैं, तब विकसित भारत का जो चेहरा दिखाई देता है विदेशों में और यहाँ पर रहने वालों को भी निरंतर महिलाओं के साथ बहुत सारी ऐसी बातें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। कुछ जो बातें सुर्खियों में आ जाती हैं वो तो हैं ही, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, ऐसी नृशंस घटनाएं हैं महिलाओं के ऊपर जो कि लाइमलाइट में आ ही नहीं पाती। पता नहीं कितनी कलियां, कितनी तितलियां, कितनी लड़कियां उड़ने से पहले ही दम तोड़ देती हैं। दुख होता है इन सब बातों को लेकर। मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, 1 या 2 मिनट में मैं अपनी बात नहीं कह पाऊंगी। जब मुझे समय दिया जाएगा तब मैं पूरी तरह से अपनी बात कहूंगी। बहुत अलग अलग पहलू हैं। इसका उत्तरदायी कौन है? क्यों ऐसा समाज में होता चला जा रहा है? महिलाएं जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, भले ही वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं, शिक्षिकाएं हैं, अंतरिक्ष तक महिलाएं पहुंच गई, लेकिन फिर भी महिलाओं पर बढ़ने वाले अत्याचार भी निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं। महिलाओं के कदम आगे निकलते हैं तो उन कदमों को पीछे खींचने के लिए इस तरह की घटनाएं होती हैं। ये विकृत मानसिकता के लोग हैं जो महिलाओं पर ऐसी दर्दनाक नृशंस वारदात करते हैं। मैंने एक कविता लिखी थी, कुछ पंक्तियां उसकी सुनाती हूं। आखिर कब तक। चीख दांतों में दबाकर चुप रहूं, और कब तक, और कब तक, अब नहीं। हर तरफ लोलुप निगाहें लार टपकाती हुई, कि हर तरफ लोलुप निगाहें लार टपकाती हुई, देह तो क्या प्राण तक को चीर कर जाती हुई, आग आंचल में छिपाकर खिलखिलाऊं, और कब तक, और कब तक, अब नहीं। तो ये अब नहीं कहने का समय है। कुछ पंक्तियां और सुनाती हूँ। बहुत सारी मेरी कविताएं हैं नारियों पर,
बहुत कम समय में मैं ये बात पूरी नहीं कर पाऊंगी। अगर कभी मुझे अवसर दिया गया तो मैं विभा जी के पटल पर आकर या किसी कार्यक्रम में अपनी बात पूरी तरह से खुलकर कहना चाहूंगी। एक रचना है मेरी कि उठो बेटियों मत घबराओ, अपने आंसू पोंछ लो, बुरी नजर से जो भी देखे उसकी आंखें नोच लो, बुरी नजर से जो भी देखे उसकी आंखें नोच लो। लंबी रचना है, कभी आऊंगी तब सुनाऊंगी, लेकिन ये सब घटनाएं होनी नहीं चाहिए। हमारा देश तो माताओं को पूजने वाला देश है, नवरात्रि की पूजा करते हैं हम, कन्याओं के पांव पूजते हैं, तो ऐसे देश में नारियों पर ऐसे अत्याचार क्यों हो रहे हैं? दिन प्रतिदिन जो बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, एक के बाद एक, मोमबत्तियां जलाने से कुछ नहीं होने वाला। अब महिलाओं को सशक्त होना पड़ेगा। नमस्कार। मैं हमारे इस पटल के माध्यम से आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी को विशेष आभार व्यक्त करती हूँ इतने सुंदर संदेश के लिए, और वाकई बेटियों को सशक्त होने की जरूरत है। एक और संदेश हमारे पास आया है डॉक्टर अलका सिन्हा जी की ओर से, वो मैं चाहती हूँ कि मैं तमाम दर्शकों को दिखाऊं, फिर इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। आज अगर हम इस मंच पे बात कर रहे हैं तो हम स्त्री में कविता नहीं, स्त्री वाली कविता को पुरुष में भी, पूरी मनुष्य जाति में खोजने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी वजह से जब हम बात करने लगते हैं कोलकाता की, जब हम बात करने लगते हैं अजमेर कांड की, हम बात करने लग जाते हैं संदेश खाली की, हम बात करते हैं मणिपुर की, हम ऐसी कितनी, आप उन्नाव की बात कीजिए, आप कठुआ की बात कीजिए, कोई भी तो घटना पुरानी नहीं हो पाती, उसके ऊपर एक नई घटना आ जाती है। उसको पुरानी करने के लिए एक नई घटना आ जाती है, उस घटना को खत्म नहीं कर पाता। हम कहाँ ढूंढेंगे कविता? क्या कविता इस तरह से खोजी जा सकती है, चार पंक्तियों की तो बंदिया बना करके या छंद पैदा कर देने से हमें लगता है कविता कर लेंगे? छंद तो जीवन में से मिसिंग है, कविता में जोड़कर क्या होगा? तो ये जो स्त्री है, जिस स्त्री को आप देख रहे हैं, वो उस देह से परे की स्त्री है। ये देह तो नश्वर है, खत्म हो जाएगा, लेकिन स्त्री खत्म नहीं होगी, क्योंकि वो अपने गुणों से स्त्री है। और वो गुण जिस दिन पुरुष में आ जाएंगे, मुझे लगता है ये जो रचना है, ये जो चर्चा है, हम उस बिंदु तक लेकर जाएंगे जिसे हम खोज रहे हैं। हम स्त्री में कविता या कविता में स्त्री नहीं खोज रहे, हम जीवन में कविता जैसे गुणों को खोज रहे हैं, जो हमें प्रायः स्त्रियों में तो मिल जाती है, पुरुषों में नहीं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस बात को समझते हैं और एक रथ के दो पहिए बनकर चलते हैं। मेरी बात उनसे है ही नहीं, पर मेरी बात जिनसे है वो कहाँ है? वो शायद वहां कहीं अभी CBI के कटघरे में होंगे, कुछ लोग वहां अजमेर कांड में घुसे हुए होंगे, कुछ लोग कठुआ में होंगे, पता नहीं कहाँ होंगे, उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। जब हम छोटी छोटी जगहों पर टुकड़े टुकड़ों में ये बात कहते हैं, तो जो कोलाज बनता है उसमें खोजिए, आपको स्त्री भी मिलेगी और कविता भी। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, ma'am, for your motivation. स्त्री भी मिलेगी, कविता भी मिलेगी। बात वही है कि हम समाज को किस दिशा में लेकर जाएं और समाज किस दिशा में जा रहा है, उन तमाम पहलुओं पर आज हम बात करें। हमारे साथ सुभाष चंद्र चौरसिया जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। सभी लगातार हमारे साथ बने रहिए, आपके संदेश में अभी पढ़ूंगी थोड़ी देर में, क्योंकि हम अभी उन तमाम विभूतियों के वीडियोस देख रहे थे जिससे हमें संबल मिलता है, हमें लगता है कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। डॉक्टर संदीप, मैं आपके पास आऊंगी थोड़ी देर में, क्योंकि मुझे लगता है कहीं आपका नेटवर्क न चला जाए, और आपसे बात करना मुझे बहुत ज्यादा आज महत्वपूर्ण लग रहा है, क्योंकि उस विकृत मानसिकता के जो व्यक्ति हैं, जो इस तरह के कुकृत्य को अंजाम देते हैं, जो ये काम कर रहे हैं, उनसे बचने का उपाय ढूंढना है। एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते, एक काउंसलर होने के नाते, हम अपनी बच्चियों को कैसे उन दरिंदों से बचा कर रखें, क्या उसकी मानसिकता है, हम कैसे पढ़ें, कैसे हम अपने बच्चे को बताएं कि ये व्यक्ति तुम्हारे लिए सही नहीं है, या इस व्यक्ति से दूर रहो, क्योंकि पहचानना मुश्किल है। मुखौटे पहनकर लोग चल रहे हैं, पहचानना मुश्किल है कि ये बंदा क्या वाकई इंसान है या दरिंदा है। आज की परिस्थिति ऐसी हो गई। डॉक्टर इंदिरा मिश्रा जी के पास चलूंगी। इंदिरा जी,
काफी वर्षों से आपने महिलाओं के लिए कार्य किया है, बेटियों के लिए कार्य किया है। 2 दिन पहले जब मेरी आपसे बात हो रही थी तो आपने मुझे जल्दी-जल्दी में कहा था कि मैं रेस्क्यू कर रही हूँ, मैं उन बच्चियों के लिए काम कर रही हूँ, उनको बचाने का काम कर रही हूँ और मुझे लीड मिली है और मैं उस तरफ जा रही हूँ। तो ऐसी महिलाएं हैं, आज इस पटल के माध्यम से नमन करती हूँ आपके हौसले को, आपके जज्बे को। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो इस तरह का कार्य करती हैं। पटल के माध्यम से जो हमने विषय रखा, आखिर कब तक, आप क्या कहना चाहती हैं इसके बारे में? स्वागत। वैभवी जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद कि आप लगातार लगातार सिर्फ ये पटल ही नहीं चला रही, ऑफ कैमरा भी आप हमारे साथ में जुड़ी हुई रही हैं, कार्य करती रही हैं और दिल से काम करती रही हैं। सच में आज आपने लोगों को जोड़ा और ये विषय रखा, इसके लिए हमारे सारे जो भी लोग हैं, मैं उनको हार्दिक नमन करती हूँ। और किरण जी से तो मैं मिल चुकी हूँ और एक फ्रीडम फाइटर्स फैमिली का जब हमारा सेशन पीछे शायद 7-8 महीने पहले हुआ था, तो उनको हम लोगों ने सम्मानित भी किया था। वो जीटी रोड में जाकर काम करती हैं, वो ऐसी लड़कियों पे काम करती हैं जहां पे कोई रेस्क्यू के लिए नहीं कर पाता है। मैं सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उनको व्यक्तिगत तौर पे समझती हूँ। दूसरा, जो आज का विषय आपने रखा है, सॉरी, सब लोगों ने बड़ी बड़ी बातें और अच्छी बातें कही, जिसको जो भी समझ में आ रहा था कह रहे थे, लेकिन मैं थोड़ा इनसे अलग हटके आपको ब्लंट कहना चाहूंगी। आज 2012, आज 2024 बराबर ही तो है। क्या फर्क पड़ गया? क्या बदलाव आ गया? कौन से संस्कार की बात कर रहे हैं हम लोग? वो रोड पे हो रहा था, आज कॉलेज में हो रहा है, कल कहीं घर में होगा, कहीं आप सारा का साथ। आज बदलाव में कहाँ है? आज भी हम लोग उसी शून्य में आकर खड़े हुए हैं, जबकि हमारा देश, हमारे कानून, हमारे भगवान की दया से हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं। और संविधान किससे बनता है? संविधान समाज से संविधान है, समाज के द्वारा है, समाज के लिए है। और समाज में रहता कौन है? व्यक्ति रहता है। क्या हम एक मानव के रूप में खुद को पाते हैं क्या एज ए महिला? मुझे प्लीज देवी मत बनाइए, मुझे जरूरत नहीं है मुझे पूछने की, मुझे आके आदर सम्मान की मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन साथ में मुझे दासी का भी दर्जा मंजूर नहीं। आप हमें सम्मान तो कर दे रहे हैं, बचपन से ही सिखाया जाता है कि महिलाओं का सम्मान करो। इतनी छोटी छोटी बच्चियों को, भारत जैसे देश में छोटी छोटी बच्चियों को कंजक पूजा जाता है, बहुत सराहनीय है। क्या उसका हम मान रख रहे हैं? क्या हम सिर्फ दिखावा कर रहे हैं या सच में हम संस्कारित बातें कर रहे हैं? मुझे बहुत दुख है, भले ही लोग मेरी बातों से सहमत हो ना हो, आपने मुझे ये मंच दिया है, मैं अपना उद्गार बोलूंगी, क्योंकि मैं उस जहां पे कैमरा नहीं दिखता, जहां पे बिल्कुल लोग इंदिरा नहीं जी, दिखते, जो इंदिरा जी आप स्वतंत्र हैं, अपने उद्गार व्यक्त कीजिए, क्योंकि उद्गार व्यक्त करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए हमने आज की जो ये परिचर्चा रखी है। आप अपनी बात पूरी कीजिए जी। थैंक यू सो मच। एक दो केस हाईलाइट हो जाता है, लोग उसके साथ में जुड़ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, खुश हूं मैं कि कम से कम संवेदनहीन समाज तो नहीं है, संवेदनशील समाज है। जब इस बच्ची के लिए, अगर कोलकाता की कहानी आप लीजिए, कौन प्रोटेस्ट कर रहे हैं? डॉक्टर। क्या ये सिर्फ डॉक्टर कम्युनिटी की बात है क्या? अगर मणिपुर की बात आती है तो हम पार्टी में, हम राजनीतिक पार्टी में बढ़ जाते हैं। क्या सिर्फ एक राजनीतिक लोगों की बातें हैं? समाज बहुत सही तरीके से, कुछ तरह लोग आपको अलग अलग बांट के और इस दरिंदगी को फैला रहे हैं। इसको समझने की कोशिश करिए, चाहे आप कांग्रेस में हो, बीजेपी में हो, लेफ्ट में हो, XYZ किसी भी नेतृत्व, लेकिन महिला नेतृत्व को समझने की कोशिश करिए। और जहां पे आपको इस ढंग से बरगलाने की कोशिश की जा रही है, प्लीज उस ओर तो लोगों का ध्यान ही नहीं है।
जो हमारी प्रिंसिपल मैडम ने बोला, उन्होंने तो अपना काम कर रही है ना, वो मुझे वही चाहिए। अपने डेस्क का काम करो। आपने अपने डेस्क का काम किया, आपने अपना काउंसलर रखा, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग की बात कर रही हैं, और ऐसे बहुत से आप ही के सामने आप इतनी अच्छी बात कर रही हैं, यानी कि आप अपने स्कूल में अवेयर हैं, लोगों को, बच्चों को, लड़का और लड़की को लैंगिक समानता की बात कर रही हैं मैडम। वहीं थाने में क्या हो गया? आप महाराष्ट्र की कहानी देख लीजिए, वो भी तो स्कूल ही तो था। अगर आप दिल से एक व्यक्ति अपने डेस्क पे अपनी जिम्मेवारी, अपने कोने को साफ करने की बात करेगा, देश अपने आप ही सुधर जाएगा। क्या हमारे यहाँ कानून नहीं है क्या? मैं तो पॉलिसी मेकिंग की बात करती हूँ, मैं तो रिसर्चर हूँ। मैं महिला और अपराध पे, हमने तिहाड़ जेल पे 12 साल का अपना समय दिया है। समाज में आज भी आप सिर्फ जो आपके सामने मीडिया लेकर आती है, धन्यवाद मीडिया का कि कुछ चीज है लेकर आ रही हैं, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम का क्या? जो ऑफ मीडिया है उसका क्या? जो अनरजिस्टर्ड केस है उनका क्या? और जो मतलब मैडम ठीक है, अभी पुलिस की बात कर रही थी, उन्होंने अपने हिसाब, क्योंकि वो वहां डिपार्टमेंट के साथ जुड़ी हुई हैं, देखती होंगी, करती होंगी, लेकिन मैं उसको सारे अपने जितने भी मेरे आसपास में अब तक के जो भी लाभ के पद थे हमने छोड़ा है। हमने राष्ट्रीय महिला आयोग से लेके अपने कॉलेज सबको छोड़ा है, और मेरे जीवन का तो दूसरा मकसद ही नहीं है। तो मुझे ना तो किसी का डर है। आदमी, इंसान जब अपने मन से 2 चीजें खत्म करता है ना, डर और लालच, अगर वो खत्म करता है तो संसार में कुछ भी कर सकता है। और धरती से सिर्फ एक बार जाना है, धरती से एक बार जाना है। अपने अगर पीछे इतिहास देखिए ना, कुछ महिलाओं के पास में कोई भी हमारे इतिहास में चारा नहीं थे, उसके साथ कुछ भी हो सकता था, वहीं से जौहर करना उन्होंने सीख लिया। कोई बात नहीं, मेरे शरीर को करोगे लेकिन मैं जौहर करूंगी। शायद सब लोग समझ रहे होंगे ये बात को। डरने से समाज में काम नहीं चलेगा। और अच्छी बात है कि कम से कम हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अब वैभव बहन, ये चर्चा का समय समाप्त हो चुका है, समाधान की तरफ अब हमें बात करनी। बिल्कुल, बिल्कुल। हमने इस बहुत परिचर्चा के विवेचना माध्यम से करनी, समाधान बहुत ढूँढने की विवेचना हम करनी। कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। बहन विभा, तुम लगातार मेरे साथ बनी रहती हो। जब उस टाइम में गुड़गामा में अनरजिस्टर्ड केस, पुलिस लड़की अगवा कर ली गई है, दूसरे तरफ 3-4 और मेरे पास केस आए। कोलकाता की ही लड़की यहाँ पर दिल्ली में सीआर पार्क में है। मैं ऑब्वियसली किसी के बारे में आपको कुछ भी नहीं यहाँ पे पटल पे नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन उस स्थिति में मुझे बताइए, अब तक के FIR तक के नहीं होता है। उसके लिए इंदिरा को पुलिस कमिश्नर के पास जाना पड़ता है। क्यों भाई? कौन सी बड़ी बात है? ठीक है ना, अगर कोई दोषी हो ना हो बाद की बात है, लेकिन FIR तो मेरी प्रथम प्राथमिकता है और मेरा अधिकार है। क्यों FIR क्यों नहीं? और मुझे लगता है कि छोटे छोटे अगर हम लोगों ने सामूहिक बदलाव की तरफ आएंगे, तब जाकर कहीं कुछ बदलेगा, नहीं तो ऐसे कुछ भी नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। आपके जैसे कह रही कानून की बात है, आई नो जुलाई में अपना कानून में चेंजेस आया है, मैं पॉलिसी मेकिंग पे काम कर रही हूँ। मैंने वैभवी जी को भी ई फोरम फॉर वुमेन जस्टिस में उनको सदस्य बनाया है, जहां पर कुछ महिलाओं के अलग अलग समस्याएं हो सकती है। जैसे ST महिलाओं की अलग समस्याएं हैं, उनके समाज में जाकर उनको झांक कर देखिए। दलित महिलाओं की अलग समस्याएं हैं, शहरी वातावरण में रहने वाली महिलाओं की अलग समस्याएं हैं। सबको एक तराजू में नहीं तोला जा सकता, और उसके लिए जितने भी डिपार्टमेंट है सब सिर्फ ये कह देते नहीं, ये तो महिला बाल विकास विभाग की मंत्री करेंगी और बाकी लोगों का तो नहीं, ये तो महिलाओं का समस्या है। सॉरी, महिलाओं की समस्या नहीं है। इवन जेंडर जो बजटिंग होता है, अगर जेंडर बजटिंग में भी जो बजट होता है वो महिलाओं के लिए अलग निकाला जाता है। हर डिपार्टमेंट में, हर जगह महिलाओं की जो समस्या है वो मंत्रालय से लेके, आपके अधिकारी से लेके, और जो समाज में ऐसे एक्टिविस्ट हैं, काम कर रहे हैं, मीडिया, सबको एक साथ आना पड़ेगा। और जो संस्कार की बात की जा रही है, हमारे यहाँ संस्कार में कमी कहाँ रही? हमारे यहाँ कोई संस्कार में नहीं कमी है। हम जॉइंट फैमिली, लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आज सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैं एक समाज शास्त्री भी हूँ। समाज में संयुक्त परिवार, संस्कार, अरे
समाज बदल रहा है, समझिए। मजबूरी है उनको एकल मदर रहने की, सिंगल मदर की मजबूरी है कुछ लोगों की। कुछ जॉइंट से न्यूक्लियर फैमिली में आ रहे हैं, उनको उसके साथ मदद की जरूरत है। समाज में आधुनिक और परंपरा के बीच में संतुलन एक पुल बनाने का काम करिए। किसी को कोसिए मत और किसी को तारीफ मत करिए। जहां भी गलत है समाज में अपराध को अलग करना है, ना कि समाज को मुझे बांटना है। समाज डॉक्टर में राजा इंदिरा, राम मोहन राय पुरुष ही तो थे, वो कौन से डॉक्टर महिला थे? लेकिन बिल्कुल सही जी। वो डॉक्टर इंदिरा, महिलाओं थोड़ी के देर लिए, के लिए सभी के लिए काम किया उन्होंने। जी बिल्कुल, थोड़ा सा आप पानी पीजिए, थोड़ा आप अपनी जो एनर्जी है उसको बूस्ट अप कीजिए, वो जरूरी है, क्योंकि मैं डॉक्टर संदीप के पास थोड़ी देर के लिए आना चाहती हूँ। आपके फाइन, उद्गार अपनी जगह है, फाइन, डॉक्टर थैंक यू संप्रीति ने मैम। अपने स्कूल के बारे में कहा, वो मैं बस छोटी अपनी सी जगह। बात कहती हूँ, मैं अपनी जी बात को मेरी मतलब मैं अपने आप को सिमट रही हूँ, रोक रही हूँ, लेकिन जो जी जी जरूरी चीज है वो शेयर करना चाहूंगी। हमने एक नया अलग अलग माध्यम से मुहिम बनाया है, और उसमें आप लोग प्लीज सक्रिय रूप से साथ दीजिए, जिसमें एक है विमेन ऑन वार्ड, वाओ वुमेन, विमेन ऑन वार्ड। हर कम्युनिटी में जो भी RWA हैं, कल वहां पे ग्रेटर कैलाश में इसकी मीटिंग हुई है, वहां के लोकल लोगों को हमने कनेक्ट किया है। उसी ढंग से विमेन एंड वे, रात में दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, वो सारा हमने निकाल कर दिया है, डॉक्यूमेंटेड करके, और पुलिस को दिया है। ठीक है, आपको नहीं दिख रहा है, मैं दे रही हूँ, आप उसका समाधान निकालिए। और वैसे ये और मतलब जब हम चर्चा से बाहर निकलेंगे तो मैं सब कुछ आपको शेयर करूंगी। आप चाहें तो आप अपने साथियों को शेयर कर जी सकती हैं। बिल्कुल, एक और एक मानसिकता भी हमने बनती है। समाधान जी निकाला है, जिसमें हमारा एक आर्टिकल है, हिंसक समाज में कैसे हो महिलाएं सुरक्षित। इसको जरूर आप लोग देखिएगा और अपने विचार उसके साथ में दीजिएगा। बस जो भी इनिशिएटिव कर सकते हैं, और आप लोग के माध्यम से सब हम मिलके संप्रीति जी, हिम्मत नहीं इंदिरा हारेंगे। और महिला एक मनुष्य होती है, उसके भी मानवाधिकार हैं, उसके इजाजत के बगैर आप शरीर क्या उसे देख भी नहीं सकते। इस बात को लेकर हमें आगे बढ़ना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर इंदिरा समय जी, थोड़ा ज्यादा बहुत लिया, अच्छी माफी। बात आपने कही। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं। कुछ बातें और हमें करनी है, इसलिए हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं समय का। रजनी बालाजी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सुदर्शन जी लगातार जुड़ी हुई हैं, हमारे पटल की महत्वपूर्ण सदस्य नेहा शर्मा जुड़ी हुई हैं। उन्होंने भी लिखा है कि सब ड्रामा है और सब डर नहीं है। वैभव जी, आपके पास आऊंगी थोड़ी देर में। कानून का डर नहीं है। कानून अगर सशक्त हो जाए भारत में, तो शायद अगर आप किसी रेपिस्ट को चौराहे पे गोली मार दें, तो शायद ये चीजें थोड़ी कम हो सकती हैं। एक डर बैठेगा उनके मन में कि भैया हमारे साथ ऐसा होने वाला है। तो वो जो लचर पचर व्यवस्था जिसकी बात मैंने की थी, किरण जी ने हालांकि उनको थोड़ा सा सिरे से खारिज करने की कोशिश की, लेकिन लचर पचर व्यवस्था न्यायिक है। वैभव जी इसके बारे में ज्यादा बेहतर बताएंगे। लेकिन एक बात और, एक संदेश व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा है कि दिल्ली पुलिस ने कुछ चीजें सक्रिय करी हैं। अगर रात को महिला अकेली सफर कर रही है या बच्चा है, लड़कियां हैं, तो वो पीसीआर का सहारा ले सकती है। पीसीआर, लेकिन एक प्रश्नवाचक चिन्ह वैभव जी ये भी है कि कोई भी पीसीआर में बैठना नहीं चाहेगा, क्योंकि जो हमारा समाज है ना, समाज में अगर हम पीसीआर वैन में बैठकर घर आएंगे तो लोग कहेंगे ये लड़की कहाँ से आ रही है पुलिस के वैन में। क्योंकि जो समाज की जो मानसिकता है, उस मानसिकता को बदलने की अभी सबसे ज्यादा जरूरत है, तभी शायद चीजें बदल जाएंगी। डॉक्टर संदीप के पास में आती हूँ। डॉक्टर संदीप, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि हम उन दरिंदों को पहचाने कैसे, हमारी गुड़िया कैसे पहचाने। वैभव जी, थोड़ी देर में मैं आपके पास आती हूँ। कैसे पहचाने और कैसे इन सब मामलों से हम सुरक्षित बच के निकल सके। तो एक जो कहते बहुत क्रुएलिटी है, बहुत ज्यादा वो मानसिक रोगी है वो व्यक्ति जो इस तरह की हरकतें करता है और बहुत आसानी से हमारे समाज में जी रहा है, खा रहा है, हमारे साथ चल रहा है, घूम रहा है, और हम उस दरिंदे को पहचान नहीं पाते हैं। तो एज अ साइकोलॉजिस्ट आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे हम उसको पहचाने, कैसे हमारी बिटिया पहचाने? जी
जी बिल्कुल। सो वैभव जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस प्लेटफॉर्म के लिए। बहुत अच्छा मौका मुझे मिला कि मैं ऐसी हस्तियों के साथ आज जुड़ पाई हूँ। इंदिरा जी अपने आप को रोक नहीं पा रही थी, विच वॉज वेरी नेचुरल आई वुड से। जो ग्राउंड लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर वो जो काम कर रही हैं, वो उन्हें रुकने नहीं देता। एंड दैट इज द ब्यूटी। आई अप्रिशिएट योर वर्क, आई अप्रिशिएट एवरीबडी हु इज हियर। सो कमिंग टू द क्वेश्चन, अगर ये कहा जाए कि हम पहचान कैसे सकते हैं, देखिए पहली चीज़ ये है कि जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं या ऐसी प्रवृत्ति रखते हैं, उसके पीछे मेंटालिटी को समझना पड़ेगा। मेंटालिटी ये है कि कहीं ना कहीं वो इंसान एक लो सेल्फ एस्टीम से गुजर रहा होता है, और पर्सनालिटी जो बनती है एज अ चाइल्ड काउंसलर, एज अ फैमिली थेरेपिस्ट, जो मैं देखती हूँ, स्पेशली बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंसेस, a long experience journey that I've had, उसमें मैंने ये देखा है कि जो चाइल्डहुड है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। The kind of experiences anybody would have, especially in the early years, चाहे वो डायरेक्ट थे, चाहे मैंने अब्यूज देखा, मैंने ट्रॉमा देखा, वो मेरे साथ हुआ या किसी के साथ होता हुआ देखा। What was the mentality of the people around me? मेरे आसपास के लोग उस चीज को क्या समझते थे? अगर मैंने किसी महिला की तरफ गलत होते हुए देखा, तो मेरे आसपास जो इम्पोर्टेंट लोग थे, उनका क्या मेंटल आउटलुक था? वॉज इट ओके फॉर देम? एक्सेप्ट इट? चुप रहें? क्या किया जाए? सो दैट गिव्स राइज टू बेसिकली द फाउंडेशन ऑफ पर्सनैलिटी। और जो लोग ऐसे ऐसे क्राइम्स करते हैं, उनके लिए स्पेशली ये चीज है, बिकॉज दे हैव स्ट्रगल्ड विद लो सेल्फ एस्टीम। उन्हें आइडेंटिटी कहीं मिलने की ढूंढ रहे हैं वो, और जहां वो एक्सप्रेस नहीं कर पाए एक पॉजिटिव तरीके से, कहीं ना कहीं मौका देखा, पावर, कंट्रोल, विद दैट आइडिया दे बेसिकली ऑपरेट। इसके अलावा कभी साइकोपैथोलॉजी हो सकती है, कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, जिस वजह से एग्रेशन ज्यादा है, जिस वजह से इंस्टिंक्ट्स पर, इम्पल्सेस पर कंट्रोल नहीं होता। जो मैंने सोचा वो सही है। कुछ पर्सनालिटी टाइप्स हैं, कुछ डिसऑर्डर्स हैं, तो जहां उन्हें जो लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है, इवन आफ्टर कमिटिंग द क्राइम वी विल सी कि वो लोग बाद में एम्पैथाइज नहीं करते, गिल्ट नहीं आती कि मैंने शायद कुछ गलत किया है। सो कहीं ना कहीं इट गोज बैक टू द रूट्स ऑल्सो, कि कहाँ उनकी परवरिश कैसी हुई है, क्या सिखाया गया है, क्या फेस किया है। हम कहते हैं कि बच्चे की जिंदगी के जो 5 साल डॉक्टर संदीप, क्या ये बात भी उतनी ही सत्य है कि अगर वो बच्चा जो भी इस तरह की मानसिकता लेकर बड़ा होता है, कहीं ना कहीं उसके घर में उसे वो ट्रेनिंग बचपन से ही मिल रही है, उसके फादर की ओर से या उसके और दादा चाचा जो भी ताऊ रहे हो, बड़े बुजुर्ग, उनकी तरफ से कोई हिंसात्मक जो विदाउट बीइंग ऑफेंसिव, मैं ये कहूंगी कि जो कल्चर्स ऐसी चीजों को परमिट करते हैं, जो फैमिलीज, जो कल्चर्स ऐसी चीज को परमिट करते हैं कि वुमन इज एन ऑब्जेक्ट, शी इज नॉट अ पर्सन। मैं आई एम वेरी लकी, आई एम ग्लैड कि मुझे वो वाला सोसाइटी का वो एस्पेक्ट भी देखने के लिए मिलता है जहाँ बेटियां बेहतर मानी जाती है बेटों से। आई एम ग्लैड टू से पीपल हैव रिजन अबव दिस मेंटालिटी ऑल्सो। बेटियां बेटों से प्यारी हैं। और कहीं पर जो कल्चरल इफेक्ट है कि बेटी, बहू, माँ, फीमेल पर्सन्स वो एक ऑब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब आपके पास उनके लिए इमोशंस नहीं है। तो ग्रोइंग अप ईयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो पेरेंट्स, जो लोग आसपास जो अब सुन रहे हैं या जो सुनेंगे, उनके थ्रू एक स्ट्रॉन्ग मैसेज में ये देना चाहूंगी कि ड्यूरिंग द ग्रोइंग अप ईयर्स, ये मैम लोग स्कूल में है, तो आई एम वेरी ग्लैड टू कनेक्ट विद हर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक फॉर द क्लूज। जब बच्चा बड़ा हो रहा है, वो अपने आप को, स्पेशली टीनेज जब बच्चा बनता है, देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स दैट ही इज एक्सपोज्ड टू। बहुत कुछ देख रहा है, इधर उधर से सीख रहा है, और पेरेंट्स का धीरे धीरे कंट्रोल कम हो जाता है। बट दैट डज नॉट मीन दैट वी गिव अप। आपको सटल तरीके से बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ एक कनेक्शन बनाकर रहना है। अगर आप 4 साल के बाद डिस्कवर करते हैं कि हमारा बच्चा ड्रग्स अब्यूज कर रहा है, या उसकी कंपनी ठीक नहीं है, या हम लगातार बोल रहे हैं पर हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो देयर समवेयर वी आर रिस्पॉन्सिबल। एक फैमिली एक स्मॉलेस्ट यूनिट है एक सोसाइटी का।
अगर हम अपनी फैमिली में काम कर लें तो हमें बड़े लेवल पर इतना सारा काम नहीं करना पड़ेगा। जरूरत है आंखें खोलने की, हम अपनी फैमिलीज को प्रॉपरली देखें, उस चीज को देख पाए तो फिर हम अपना दायरा धीरे धीरे बड़ा कर सकते हैं। और उससे पहले अगेन आई वुड से जो सेंटर है वो बनता है मैं, मी माई सेल्फ, हाउ आई एम सपोज टू कंडक्ट माई सेल्फ, व्हाट इज माई आउटलुक टूवर्ड्स द अदर जेंडर, मेरी मानसिकता क्या कहती है, चाहे मैं मेल्स की बात करूं चाहे फीमेल्स की। हमें हर 6 महीने के बाद एक नया फोन चाहिए, एक बेटर वर्जन चाहिए, तो क्या एज अ ह्यूमन बीइंग हमें अपना बेटर वर्जन बनने की जरूरत नहीं है? तो जरूरत है कि अपने पर रेगुलर काम करें। Until and unless I have not worked on myself, I cannot expect my child or anybody else to change. शुरुआत मुझसे होती है, वो मेरे ख्याल गांधी जी का कोट है, it begins with me. The change I want to see, it begins with me. And that's very true. मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकती कि मेरा बच्चा लेडीज की रिस्पेक्ट करे बड़े होकर, अगर हमारे घर में वो कल्चर नहीं है। तो इट बिगिंस विद दैट इटसेल्फ कि हमें अपने पहले घरों को देखें, लुक फॉर द साइंस। अगर हमें ऐसा कुछ लग रहा है, कुछ समथिंग सस्पिशियस, बच्चे का बिहेवियर चेंज हो रहा है, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, वर्किंग बच्चे हैं, वर्किंग लोग हैं, तो हमें क्लूज को पकड़ना चाहिए कि चेंज इन बिहेवियर, बातचीत नहीं कर रहे, खाने में एपिटाइट में चेंज आ रही है, स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो रहा है, एग्रेशन में डिफरेंस आ रहा है, बच्चा अपने आप को अलग कर रहा है। तो ये सब वो क्लूज हैं जिनके लिए हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। और अलर्ट रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमें टाइम देना होगा। इट इज नॉट अ सिन इफ यू आर सब्जेक्टेड टू इट, इट इज नॉट योर क्राइम, यू हैव नॉट कमिटेड अ क्राइम। तो पेरेंट्स के लिए एक और मैसेज है कि ये उस बच्चे का क्राइम नहीं है। एक्सेप्ट द चाइल्ड, एम्ब्रेस द चाइल्ड। ट्रॉमा तब होता है जब उसे एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, वो स्कार्स लेकर बच्चा आगे जाता है और उसे लेटर एज में बहुत मुश्किल होता है हैंडल करना। सो द टाइम इज नाउ, वर्क ऑन योर ओन यूनिट्स। तो ये बात मैं इसी आपके पोते के थ्रू यही कहना चाह रही हूँ, खासकर कि पहले तो लुक फॉर दीज थिंग्स, वर्क एट योर ओन एंड। And if you would give me another chance to speak, then I'll come to the remedials as well. If you are going to give me, otherwise I'll sum up here. थैंक यू डॉक्टर संदीप। अभी हम थोड़ी सी और बातचीत करेंगे, लेकिन वैभव जी बहुत ध्यान से और बहुत धैर्य से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब उनकी बारी आई है और रूपचंद्र शास्त्री मयंक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और नेहा शर्मा जी ने लिखा है कि स्ट्रिक्ट लॉ की जरूरत है क्योंकि उससे चीजें बदलेंगी। तो अभी हमारे साथ एडवोकेट तोमर जुड़े हुए हैं। और वकील साहब, न्याय की यदि बात करें तो चाहे हम निर्भया कांड देख लें, निर्भया के साथ जो भी हुआ, बहुत लंबा अरसा बीता तब जाके न्याय मिला, और उसमें भी चीजें अलग तरीके की थी। और इतना इंतजार करके अगर आप कोई चीज देते हैं तो उसकी वैल्यू नहीं रहती, फिर उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। तो क्या हमें सशक्त कानून की जरूरत है, या कानून व्यवस्था है तो कितना कारगर है? दिन रात कोर्ट में आप इस तरह के मामले देखते होंगे। आपकी एक मानव के रूप में अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें, एक संवेदना की बात करें, तो आपका दिमाग क्या कह रहा है? क्योंकि इस पटल पर एक इकलौते पुरुष आप हैं और हम कहीं ना कहीं एक जेंडर को हम अभी रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरह की बात वो हो गई। लॉ की बात अगर हम करें तो पटल के माध्यम से हम तमाम सुधी श्रोताओं को, रोशनी रहेगा हमारे साथ जुड़ गई है, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। क्या संदेश हम दें? क्या वाकई भारत का जो संविधान है वो इतनी सशक्त कानून हमें देता है जिससे हमारी जो बेटियां हैं वो सुरक्षित भी रह सके, और यदि उनके साथ कोई अत्याचार होता है तो उसके लिए कोई बहुत ज्यादा सुपर फास्ट ट्रैक अगर कोर्ट की व्यवस्था है, क्या कुछ है कानून में? मैं चाहती हूँ कि हमारे पटल के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को बताएं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है और धैर्य के लिए हम क्षमा प्रार्थी। बहुत धैर्य रखा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने मुझे मौका दिया अपनी बातें रखने का। बड़े बड़े विद्वान वक्ताओं की मैंने बात सुनी तो ऑलमोस्ट सभी ने कवर कर लिया है। और जैसे कि
हमारे यहाँ पे किरण जी ने बताया कि नए कानून आ गए हैं, तो नए कानून आए जरूर हैं। जैसे मैं ग्राउंड रियलिटी देखता हूँ, कोर्ट में हमारी बहस भी होती है कई बार, तो ग्राउंड रियलिटी में नए कानून में कोई खास प्रावधान नहीं, कानून की धाराएं बदली है। जैसे पहले रेप 376 में आता था, 64 में आता है, लेकिन सजा जो पहले थी वही आज है रेप के अंदर। और जैसे कि 354 छेड़छाड़ के जो कानून आते थे वो 354 के अंदर आते थे, लेकिन वे चेंज कर दिए गए, लेकिन उसमें सजा नहीं बढ़ी, कानून कठोर नहीं हुए, कानून वही है। उसमें थोड़ा सा जैसे हम पहले मेडिकल एग्जामिनेशन की कोई डेट निर्धारित नहीं थी, जैसे हमने एफआईआर कराई, एफआईआर के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, उसमें रिपोर्ट का कोई टाइम लिमिट नहीं थी, वो टाइम लिमिट अब 7 डेज की कर दी है कि 7 दिनों के अंदर अंदर आप मेडिकल रिपोर्ट सौंपेंगे। जैसे चार्जशीट का था, बेल का था, तो मतलब इनमें टाइम लिमिट्स लगा दी गई है हर सेक्शंस के अंदर। और जैसे कि आपने बताया कि बीच चौराहे पर गोली मार देनी चाहिए, मैं थोड़ा सा आपकी इस बात से सहमत इसलिए नहीं हूं कि जब तक प्रूव ना हो जाए, देखो अब कंप्लेंट कराना, वैभव जी, प्रूफ होने के बाद आप उसको जेल में डालते हो, रोटी खिलाते हो, इतना लंबा 10 साल की सजा क्यों देते हो? आप उसको तुरंत खत्म करो ना, तभी तो आगे ये क्राइम खत्म होगा। तो समृद्धि जी कुछ कहना चाहती है, वैभव जी सुनिए। ऐसे लोगों के ऊपर लाखों करोड़ों रुपया सुरक्षा हेतु खर्च किया जाता है, वो भी हमारे पैसे, मुझे लगता है हमारे पैसे। सेकेंडरी क्या था, अभी रिसेंट मेरे पास एक केस आया, देखो कई केसेस क्या होते हैं ना, कई केसेस मोस्टली केसेस मतलब 50% कन्विक्शन रेट है। अभी कन्विक्शन रेट क्यों है, क्योंकि कम क्यों है कन्विक्शन रेट? क्या होता है कि कहीं ना कहीं लास्ट में है तो पैसे देके या दबाव देके, किसी न किसी तरीके से उनके परिवार में सामाजिक तरीके से दबाव देके, और उनको कहीं ना कहीं सेटलमेंट के बेस पे लाके खड़ा कर दिया जाता है, चाहे माँ बाप का प्रेशर हो चाहे कहीं का हो। दूसरा क्या सबसे बड़ा कारण है कि कन्विक्शन रेट को, क्योंकि कैमरा रिकॉर्डिंग नहीं है। जैसे मैं आज एक एफआईआर करा रहा हूँ, तो अगर मैं उसकी कैमरा रिकॉर्डिंग उसी टाइम, अब ये जो नए कानून आए हैं इसमें कैमरा रिकॉर्डिंग है, अब कोई भी मैं एफआईआर करता हूँ तो उसमें मेरी कैमरा रिकॉर्डिंग होगी। तो आज तो मैंने एफआईआर करा दी, कल को कोर्ट में मैं जाके मना कर देता था कि नहीं मेरे बयान तो पुलिस ने अपने आप लिखे हैं, मैंने नहीं लिखवाई, मुझे तो ब्लैंक पेपर पे साइन करा लिया, तो वो कहीं ना कहीं कन्विक्शन रेट को गिराता है। और अगर हमारे वैभव जी आपके लिए एक संदेश आया है, एक प्रश्न है, और मैं चाहूंगी आप इसका उत्तर जरूर दें। बेशक कार्यक्रम 1 घंटा से ऊपर चला गया है, लेकिन हम जब तक कंक्लूजन नहीं निकालेंगे हम इस कार्यक्रम को स्थगित नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अपने दर्शकों से वादा किया है कि हम एक समाधान देकर जाएंगे। बलात्कार क्या कोई ऐसी घटना है जो सामने किया जाए? इसके लिए कैसे साबित करें कि बलात्कार हुआ है या उसने किया है? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और कई बार साबित नहीं कर पाते, इसलिए हम उसको सजा नहीं दिलवा पाते। क्या कहेंगे आप अपनी बात वही मैंने आपको बताया कि बात पर आइए जी। वही मैं बात कह रहा था कि कन्विक्शन रेट बहुत कम है हमारा, कन्विक्शन रेट 10% है ओनली, 90% केसेस में कन्विक्शन होती ही नहीं है। जी जी विभा जी, मैं एक सवाल इंदिरा मिश्रा जी से करना चाहूंगी। जैसे कि मैम आपने बताया कि आप सामाजिक धरातल पर काम कर रही हैं, ऐसा मैंने देखा है, मेरा अनुभव भी है कि कुछ सोसाइटीज के अंदर मेरा ब्रेक हो गया था कनेक्शन, मल्टीपल। कोई बात नहीं संतोष जी, आप अपना सवाल उनके साथ बाद में रखिएगा। जी वैभव जी आप अपनी बात रखिए। जी संतोष जी पूछिए, जब वो आएंगे तो मैं आपको स्टॉप कर दूंगी। ठीक है जी। ये जो RWA बनती है, रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन, मैं जहाँ रहती हूँ मुझे इतने साल हो गए और मैंने आज तक नहीं देखा कि उस RWA में कोई महिला सदस्य है। मतलब पुरुष हर जगह काबिज होता है ना। चंद्रयान तक पहुंच गए हैं, लेकिन ना जाने सोच चंद्रयान तक कब जाएगी।
बिल्कुल, इस सवाल का जवाब इंदिरा जी ज़रूर देंगी। मैं भी अपनी बात रखी। ये मैं ऐसे क्यों समझा जाता है कि पुरुष ही सारे डिसीजन लेंगे? और एक चीज जो मुझे बड़ी हर्ट करती है कि राजनीति में कुछ प्रतिशत महिलाओं का कर दिया गया है, संसद के अंदर भी है। और मैं देखती हूँ कि जो महिलाएं हमारी प्रतिनिधि होती हैं, कुछ क्षेत्रों में रिजर्व्ड वाली होती हैं, वो क्या करेंगी, अपना नाम और पीछे पति का नाम जोड़ लेती हैं। मुझे ताज्जुब होता है उन लोगों की मानसिकता पर कि जब पुरुष इतने समय से चुनाव लड़ रहे थे, क्या किसी पुरुष ने किसी अपनी पत्नी का नाम जोड़ा था क्या? तो यहाँ पर भी उनका दिखता है कि आज भी ये मजबूरी है कि उन्हें वहां महिला प्रतिनिधि दिखानी थी, लेकिन अपने नाम का जो पंच है, वहां स्टैंप है, फिर भी वहां पे जोड़ते हैं। और पता नहीं मैं जहां कहीं भी देखती हूँ किसी साइन बोर्ड भी है, मेरे दिल को बड़ी ठेस पहुंचती है कि ऐसा क्यों। चलिए आपके प्रश्न का आप इस प्रश्न का उत्तर बाद में देंगी इंदिरा जी, क्षमा चाहती हूँ। तोमर जी आप अपनी बात रखिए। मैं क्षमा चाहता हूँ, कनेक्शन कट गया था। तो जैसे ये हमारे जो कन्विक्शन वाला है, तो कई बार क्या होता है कि हम एग्जाम्पल, मेरे पास एक अभी केस आया कि जैसे माँ बाप की और बच्चे के बीच की ट्यूनिंग, हम वो ट्यूनिंग नहीं देख पाते कभी भी। तो क्या हुआ कि बच्चे ने कोई गलती की, अभी एक लड़की थी गाजियाबाद की, तो उसके माँ बाप ने उसको डंडे से मार दिया, तो वो लड़की ने घर छोड़ दिया। अब घर छोड़ के रात के 12 बजे वो लड़की कश्मीरी गेट पे मैं एक एनजीओ भी रन कर रहा हूँ निश्चय फाउंडेशन के नाम से पिछले 3 साल से दिल्ली में। तो मैंने भी मतलब हजारों से ज्यादा लड़कियों को सेल्फ डिफेंस के लिए शिक्षित किया है। और रिसेंटली मेरा जो अभी सेल्फ डिफेंस का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था मैंने सब्जी मंडी पुलिस स्टेशन के अंदर। वैभव जी का संपर्क टूट गया। इंदिरा जी जल्दी आप संतोष जी के सवाल का जवाब दीजिए। एकदम मैडम आपने जैसा कहा कि RWA में महिलाएं नहीं है, लगभग नगण्य है, ये मैं मानती हूँ। वोट भी नहीं दिया जाता। मैं जहाँ रहती हूँ साउथ दिल्ली के पोश एरिया में वोट देने का भी अधिकार मैंने कहा है, मैं लिखित में दूंगी। अब आपको ही इनिशिएटिव, जैसे मैं जंगपुरा में हूँ, जंगपुरा के RWA की मैं प्रेसिडेंट हूँ यहाँ पे। मैं इसलिए नहीं प्रेसिडेंट हूँ कि मैंने मतलब इसको कोई कॉन्टेस्ट किया या मैं प्रेसिडेंट के लिए मैंने भरा। जो यहाँ पे जंगपुरा में, जी आप कंटिन्यू करिए, मुझे याद है, मैं पॉइंट पे आऊंगी। तो सेल्फ डिफेंस की जो वो सेल्फ डिफेंस की अभी रिसेंटली सब्जी मंडी थाने के अंदर हमने ट्रेनिंग कराई, जिसमें 300 से ज्यादा लड़कियों ने भाग लिया। और मतलब मुझे भी खुद से अंदर से इतनी अच्छी फीलिंग आई कि हमें भी इतने मतलब शिक्षित प्रशिक्षित हमारे दिल्ली पुलिस वाले हैं कि हमें भी इतने अच्छे वे डिफेंस नहीं पता थे कि ऐसे भी डिफेंस। और ये हर इवन इनके लिए सेल्फ डिफेंस की मेरा मानना है कि हमें ट्रेनिंग कराने की जरूरत नहीं है, ये स्कूल में एक क्लास इसकी होनी चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए इसका। कि जैसे हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इंग्लिश हिंदी सब पढ़ते हैं, तो एक सेल्फ डिफेंस का हमें क्लास कंपलसरी होनी चाहिए हमारे लिए। दूसरा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से, बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसा चाहती हूँ। मुझे साहब से मुझे सवाल है, ये ध्यान रखिएगा बैरवी जी, मुझे इनसे सवाल है। जी बताइए। मैं अभी बोल सकती हूँ क्या? हाँ बोलिए। हाँ, थैंक यू सो मच। आपसे एक रिक्वेस्ट भी है और सवाल भी है। आप पेशे से लॉयर हैं और आपका काम प्लीड करना है, हमारी बातों को आगे लेकर जाना है। पहले RTI आप लगवाइए, निर्भया फंड का कितना इस्तेमाल हुआ, कहाँ इस्तेमाल हुआ और अब तक के उस फंड का क्या सदुपयोग हुआ है, कितने लाभार्थी इसके हुए हैं। दूसरा, रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के आप ही कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है? नहीं, मैं आपको निर्भया की जो मदर है, मैं आपको उनसे भी मिलवाऊंगा, वे हमारे रेगुलर टच में है। और उन्होंने भी अपनी एक निर्भया फाउंडेशन के नाम से अपनी NGO चलाई हुई है, और वे भी लड़कियों के लिए आवाज उठाती है। और रही बात RTI की, तो RTI तो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, इसकी तो विद इन ए वीक हम RTI फाइल भी कर देंगे। अभी तक के निर्भया फंड पड़ा हुआ है, नॉट यूज। मैं गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ। मैं एक चीज से, मेरी जिंदगी में दूसरा काम ही नहीं है साहब, मुझे कोई काम ही नहीं है।
मुझे खाना जी शायद नहीं बनाना आता, मुझे कोई काम नहीं आता, बस मुझे जिंदगी का एक ही लक्ष्य है। मैंने गीता को अपने जीवन का सार माना है, जीवन जीने की कला को बस अपने माध्यम बनाया और कुछ भी नहीं है। वहां वैभव पे जी, जी आज वैभव जी निर्व्याज में कानून की एक हम हम आपसे बात रिक्वेस्ट जी करेंगे, बैबी जी को जिम्मेवारी दिलवाया जाए, जो ऑनलाइन हम लोगों को इकट्ठा की हुई हैं, जो डिजिटल डिजिटल अवेयरनेस का काम है, साइबर का काम है, वो निर्व्याज फंड के द्वारा हो सकता है। वो सिर्फ एक मतलब, क्योंकि आप इतने दिनों से लगातार देख रहे हैं कि ऑनलाइन इतना अच्छे से संभाल रही हैं, बेबी जी को इसकी जिम्मेवारी दिलवाया जाए साहब। सॉरी, मतलब जी इंटरप्ट मैडम, करती जी हूँ मैं। वैभवी जी। जी वैभव जी, मुझे उन तमाम कानूनों के बारे में जानकारी हासिल करनी है और दर्शकों तक पहुंचानी है कि हम अगर इस तरह की परिस्थितियों में हैं तो हम बेहतर तरीके से न्याय की ओर हम कैसे जा सकें और न्यायिक व्यवस्था हमारे लिए क्या कुछ है समाज में। मैं चाहूंगी कि जल्दी जल्दी कहें क्योंकि हमारे पास जैसे समय अब जी जैसे कि किसी भी बच्चे के साथ, किसी लड़की के साथ या किसी वुमेन के साथ कोई भी इंसिडेंट ऐसा होता है, तो सबसे पहले वो हिचक आती है उसके अंदर कि मैं एफआईआर कराऊं ना कराऊं, कि मुझे न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा। तो पहले तो मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि अगर कंप्लेंट फाइल होती है और वो अपने बयानों पे पहले से लेकर लास्ट तक उन्हीं बयानों पे टिकी रहती है तो 100% कन्विक्शन होगी। दूसरा, अगर एफआईआर में देरी देरी को लेके पहले क्या था कि अब वो महिला हेल्पलाइन नंबर बनाया हुआ है, मैडम को पता होगा 1090। अगर कोई पुलिस, तुम थाने में कंप्लेंट करते हो 112 पे, कोई पुलिस तुम्हारी अब कंप्लेंट नहीं लिखती और एफआईआर दर्ज नहीं होती, तो आप 1090 पे भी कंप्लेंट कर सकते हो। तो महिलाएं आपके घर आती है, बाकायदा आपको लेके जाएगी, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कराएगी, आपकी कंप्लेंट लिखाएगी, उसके बाद में आपको घर पे छोड़ के जाएगी। और जब कोर्ट के अंदर उनकी एविडेंस होती है, बयान होते हैं, तो वही वुमेन सेल की जिम्मेदारी होती है आपके घर से लाके आपके बयान दर्ज करा के आपको घर पे ड्रॉप करने की। और सारी की सारी प्रोसीडिंग अब जो कानून आए हैं ऑन कैमरा प्रोसीडिंग हो गई है, तो बड़ा बस हमें जरूरत है अवेयरनेस की। हम अवेयरनेस की वजह से हम अब एक्चुअल में न्याय नहीं मिल पाता। और जैसे कि मैं उस बहुत लड़की को बता बिल्कुल रहा था, सत्य बोला आपने, बिल्कुल सत्य और बोला। जैसे कि मैं उस और लड़की जो को बता कानून रहा था, बदलाव में आपने जो सच्चाई बयान की ना साहब, बिल्कुल सही आपने बोला, बहुत सही आपने बोला। और जैसे वो लड़की के बारे में बता रहा था, गाजियाबाद से उन्होंने मारा तो वो कश्मीरी गेट पे आ गई, हमारी किसी एनजीओ के माध्यम से हमें वो मिली, तो पता चला वो मारपीट की वजह से अगर वो गलत हाथों में पड़ जाती रात के 12 बजे का टाइम, तो उसके साथ कुछ भी हो सकता था। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ब्लैंक चल रहा है। देखो, अच्छे भी लोग हैं और बुरे भी लोग हैं, बस हमें उन बुरे लोगों को अवेयर करना है कि भाई अगर आप ऐसा कृत्य करते हो तो कन्विक्शन उसके लिए कठोर होना चाहिए कि भाई देखो तुम्हें फांसी भी हो सकती है। जैसे गैंग रेप का मैटर है, गैंग रेप के मैटर्स में जो 18 साल से 18 साल से कम जो बच्चे हैं उनमें अब फांसी की सजा है, मृत्यु दंड है। पहले नहीं था, पहले था रेयरेस्ट टू रेयर की कैटेगरी में, जो बहुत जघन्य अपराध होते थे। लेकिन अब 18 साल से कम लड़की के साथ, कोई भी लड़की के साथ अगर इस तरह की घटना होती है तो फांसी है डायरेक्ट। तो रही बात वैभव जी, फांसी तो है लेकिन फांसी कब तक मिलती है, कितने सालों में? रेयरेस्ट टू रेयर, मैं बताया ना, पहले जो था रेयरेस्ट टू रेयर केसेस में था, अब जो नए कानून में चेंजेस आए हैं उनमें गैंगरेप में सभी में है। सवाल ये है बेबी जी फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरफ इशारा कर रही हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का क्या संविधान है और इस पर कैसे हम काम करें। ताकि न्याय पर हमारा जो समाज का, महिलाओं का, माओं का, पिताओं का जो भरोसा है वो भरोसा बना रहे। एक वकील होने के नाते आप भी अपनी तरफ से कुछ कर सकते हैं, जैसे कि पटल को हमने इस विषय को मतलब सजाया है, एक तरह से हम इस विषय पर, इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं तो हम जागरूकता लोगों तक पहुंचा मुद्दा चूज करना। देखो, मैं जेंट्स हूँ, मैं आपकी बातें इतनी अच्छी शायद ना समझ पाऊं जितना अच्छा आप समझ सकते हो, आप लेडीज हो, कि भाई आप डेली क्या फेसेस करते हो। रही बात कोर्ट की, हमारे पास दो ऑप्शंस है पीआईएल्स के, कि हम हाई कोर्ट में जनहित याचिका आपकी तरफ से या सुप्रीम कोर्ट में वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट डाल देंगे और लड़ेंगे भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप मुद्दा बताओ कि भाई ये मुद्दा है कि भाई हमें, आपको मैं ड्राफ्ट दूंगी साहब, आप उसको आगे बढ़ाइए। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच।
अब उस लड़की के लिए हमने जब वो मिली तो हमने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाली करने को। हम उसको अपने उनके माँ बाप के पास भेज सकते थे, लेकिन जहां से वो पिट के आई दोबारा हम वहां नहीं भेज सकते, क्योंकि वो वहां जाना ही नहीं चाहती और गलत हाथों में ना चली जाए। तो हमने हाई कोर्ट नहीं, हमने उसे किसी शेल्टर होम में भेजा। तो हमने हाई कोर्ट में एक रिट फाइल करी और हमने ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि भाई ये लड़की हमें परसों मिली थी और हमने इसको अपनी एनजीओ की संरक्षण में रखा हुआ है, आप हमें बताएं इसका करना क्या है। इसको इसके माँ बाप के पास भेजना है। उसके जो फोटोग्राफ्स थे जहां उसके नील पड़े हुए थे वो हमने खींच के लगा दिए थे और कोर्ट की प्रोसीडिंग पे। तो कोर्ट जज साहब ने उसको उनके बयान दर्ज करवा के उसको नारी निकेतन भेजा और 15-20 दिन बाद जब वो लड़की नॉर्मल हो गई तो फिर उसका खुद मन किया कि नहीं, मैं माँ बाप ने गलती भी मानी और फिर वो दोबारा अपने माँ बाप के पास चली गई। तो हमें जो मानसिकता है, जो मैडम ने बताया, संदीप मैडम ने, डॉक्टर साहब ने, कि जो हमारे बच्चों का और पेरेंट्स का जो कम्युनिकेशन गैप है, वो गैप आज है ही नहीं आज की डेट में। पहले इतना गैप होता था कि एक फैमिली जो है इकट्ठी फैमिली रहती थी, आज सब अलग अलग रहते हैं, कोई एक दूसरे के बच्चों पे ध्यान नहीं, अब खुद के बच्चों पे ध्यान नहीं दे पा रहे। लाइफ में इतने पजल हो गए हैं हम सब कि भाई भाग दौड़ में लगे हुए हैं, वो उससे आगे, वो उससे आगे, वो उससे आगे निकलने की रेस में लगे हुए हैं। और बाकी आपके कोई क्वेश्चन हो तो मैं उनका जवाब दे सकता हूँ। जी वैभव जी, बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। और एक संदेश आया है संजय जी का, मैं पढ़ देती हूँ। न्यायालय एवं न्यायाधीश को चाहिए कि बहुत ही जल्दी फैसला सुनाए। इस तरह के अपराध करने वालों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। हम सब इस पटल के माध्यम से यही अपील करना चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके सजा मिले, ताकि लोगों के अंदर डर पैदा हो और जो कुकृत्य करते हैं, जो विकृत मानसिकता के लोग हैं, उनके अंदर एक भय हो। हालांकि भय नहीं होता उनके अंदर, जघन्य अपराध करने के बाद भी वो बहुत सामान्य जीवन जीने की कोशिश करते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये एक अलग विकृति है। उस विकृत मानसिकता के लोगों को समाज से अलग कर देना चाहिए, क्योंकि समाज में रहने योग्य वो है नहीं। उनका बहिष्कार करें, उन्हें समाज से बाहर कर दें। तमाम बातों पर आज हमने बात की, लेकिन मैं चलते चलते, चूंकि कार्यक्रम बहुत लंबा हो गया है, मैं सभी से चाहूंगी एक छोटा छोटा संदेश, सकारात्मक संदेश इस कार्यक्रम के माध्यम से जरूर दें। डॉक्टर समृति, मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ। एक संदेश आप दें कि जो कार्यक्रम हमने रखा, जो आखिर कब तक, तो आखिर कब तक हमारी बेटियां इतनी दरिंदगी सहे, कब तक हम परेशान रहे। तो मैं चाहूंगी कि आप सभी अपना अपना संदेश तैयार रखें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ऐसे विषयों पर समाज को एकजुट होना चाहिए, क्योंकि जिसके साथ घटना घटित होती है कहीं ना कहीं हमारे समाज की मानसिकता भी तोड़ देती है ऐसे लोगों को, है ना। क्यों हम उनकी वो छिपाते हैं, नाम नहीं बताते, क्योंकि हमारी जो घटिया मानसिकता है ना, अरे इनके साथ ऐसा हुआ था। तो समाज के वर्ग को एकजुट होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि किसी एक वर्ग के साथ हो तो दूसरा वर्ग मौन धारण कर ले, नहीं। वो बेटी थी तो वो कोलकाता की नहीं थी, वो भारत देश की बेटी थी, वो पूरी नारी जाति की बात है। तो सबको एकजुट होना चाहिए और अपनी तरफ से सहयोग करना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ऐसे विषय पर जहाँ पर सुरक्षा को लेकर, कानून को लेकर और वकालत की बात सर अभी कर रहे थे, ऐसे विषयों पर जागरूकता भी लानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। उनको एक मोटिवेशन मिलना चाहिए, क्योंकि आधे लोगों के हौसले तो इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि हमारी जो कहीं ना कहीं बेटियां हैं, महिलाएं हैं, वो डर जाती हैं, समाज से डर जाती हैं, या उनको पता नहीं होता। तो एक जागरूकता का कार्यक्रम भी होना चाहिए, ताकि भविष्य में उनके साथ ऐसा ना हो और वो थोड़ा सा मानसिक रूप से भी सक्षम बन सके। बहुत बढ़िया संतोष जी, बहुत बहुत आभार। और डॉक्टर इंदिरा मिश्रा, आप क्या कहना चाहती हैं? जी, मैं कहने से पहले एक आपको मैडम ये बता दें, जैसे आपने पंचायत की बात की, तो अभी भारत के राज्य मंत्री श्री SP सिंह बघेल, उनको पंचायत का जिम्मेवारी दिया गया है। जैसे उन्होंने मतलब संभाला, मैंने जाकर उनसे यही बात की, पंचायत पति बनाना बंद करिए। और राष्ट्रीय महिला आयोग के तरफ से जो पंचायत पे जो महिलाएं कार्य कर रही हैं, जो वहां पे सरपंच, मुखिया, प्रधान के तौर पे आगे बढ़ रही हैं, उनकी एक अलग से उनके महिला नेतृत्व के लिए एक ट्रेनिंग दी जाए और पंचायत पति बनाना बंद करिए। तो ये एक
उसके साथ में कई चीजें हैं कि हमें खुद भी उसके साथ में अवेयर होना पड़ेगा। जो मुख्य मुद्दा है, डॉक्टर साहब यहाँ पे हैं, उन्होंने साइको के बारे में बहुत सही सलाह दिया और मुझे लगता है कि ये अवेयरनेस की बहुत जरूरत है स्कूल में। मैडम आपके यहाँ भी आप डॉक्टर साहब का वहाँ पे क्लासेस लीजिए, उनको जो बच्चे ऐसे हैं, और महिला और पुरुष, लड़की और लड़के दोनों को इकट्ठा बिठा के ये काम किया जाए। उनकी जो समस्याएं हैं ना वो आपस में इंटरैक्ट तो करें, उनको समझ में भी आए कि नहीं दोनों इंसान ही है, कोई हम अलग अलग नहीं है, इंसान ही है, ये सोच के साथ वो आगे बढ़े। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे विद्यालय में बिल्कुल स्थायी तौर पर हमने एक मनोवैज्ञानिक नियुक्त किया हुआ है। ऐसा नहीं कि हम उनको कभी कभी, परमानेंटली हमारे यहाँ पे काम करते हैं। बहुत सुंदर मैडम, बहुत आप तो अपने उसके तो मतलब मार्वलस आप वर्क कर रही हैं। बहुत आभार और वकील साहब से हमारा रिक्वेस्ट है, वकील साहब से हमारा रिक्वेस्ट है कि ठीक है, एफआईआर की बात कर रही हूँ, मैंने भी अभी बहुत सारे समस्याओं को झेलती हूँ एफआईआर करवाने में, ये सारी समस्या, लेकिन यहाँ इस पटल के माध्यम से ये बताया जाए 0 एफआईआर भी होता है, ऑनलाइन एफआईआर भी होता है। और अगर सिर्फ इंदिरा बोलेंगे और वकील साहब बोलेंगे तो ज्यादा इसका महत्व होगा, ना कि इंदिरा के बोलने से होगा। तो मैं वकील साहब के तरफ से मैं अपनी बातें रख रही हूँ कि 0 एफआईआर। दूसरा, किसी भी महिला बच्चियों को अगर ऐसी तकलीफ है तो हमारे साथ में एक महिला दक्षता समिति के द्वारा स्नेहालय कड़कड़डुमा में चलाया जाता है, जो जिसकी फाउंडर हैं सुमन कृष्णकांत जी, उपराष्ट्रपति की पत्नी रह रही हैं और 96 इयर्स में भी वो इतनी एक्टिवली वर्क कर रही हैं। तो वहां अगर ऐसा कुछ हो तो वहां पे उनका मतलब कहना क्या है, मतलब उनको एक वहां पे आश्रय नहीं बल्कि उनको रोजगार के साथ वापस समाज में जुड़ने का मौका मिल सकता है। कभी भी कोई तकलीफ हो तो आप पुलिस को इन्फॉर्म करके आप स्नेहालय में उन बच्चों को, या मतलब जो महिलाएं हैं, बच्चे क्या मतलब छोटे नहीं हो सकते, जो 18 साल से ऊपर हो, वो वहां पे आप भेज सकते हैं। जी इंदिरा जी हमारे पास समय नहीं है। डॉक्टर संदीप, बस हम सिर्फ ये कह रहे हैं, मेरा लास्ट मेरे तरफ से है एज ए इंदिरा, डॉक्टर इंदिरा जो रिसर्चर और इतनी सारी एक्टिविज्म में अपने आप को इंगेज की है, उनके तरफ से मैं संदेश देना चाहती हूँ कि अब समस्याओं की विवेचना नहीं, समाधान का वक्त है। और समस्याएं बने ही नहीं, प्रिवेंशन की बात की जाए, प्रिवेंशन की तरफ हम ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर इंदिरा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और डॉक्टर संदीप, अंतिम में चलते चलते क्या संदेश देना चाहती हैं आप? लगता है डॉक्टर संदीप के साथ हमारा संपर्क नहीं है। वैभव जी क्या कहना चाहते हैं आखिर में? जी थैंक यू वंस अगेन। खड़े हुए हैं। हम सभी मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। डॉक्टर संदीप 1 मिनट। जी वैभव जी कहिए। और रही बात 0 एफआईआर की, बहुत सभी लोगों को 0 एफआईआर का कंसेप्ट ही नहीं पता। 0 एफआईआर के लिए पहले एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी कि 0 एफआईआर कर दी जाए, लेकिन कोई भी पुलिस वाले उसको फॉलो नहीं करते थे। बहुत कम रेयरेस्ट, बहुत किसी की सिफारिश आ गई, बहुत हाई प्रोफाइल केस आ गया, 0 एफआईआर हो गई। आम आदमी को, मान लिया कोई बच्ची बेंगलोर पढ़ती है और बेंगलोर में 0 एफआईआर की बात अगर चल रही है तो चलते चलते ये भी बताइए कि 0 एफआईआर होता क्या है? हाँ, अब 0 एफआईआर होता क्या है, जैसे कोई बच्ची बेंगलोर पढ़ रही है और बेंगलोर उसके साथ गलत हो गया, रेप हो गया या गलत मिसयूज हो गया उसका, तो वो अपने वहां से लड़ झगड़, मतलब अपने मायूस होके अपना दिल्ली आ गई वापसी। तो दिल्ली में आके उसके माँ बाप ने बताया, पहले होता क्या था कि उनको एफआईआर कराने बेंगलोर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जो प्लेस था वो बेंगलोर का था। तो कानून हमारा ये बना हुआ था, जहां अपराध हुआ है वहीं एफआईआर कराओ। उसके लिए पीछे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी कि नहीं, आप दिल्ली में भी एफआईआर कर सकते हो, लेकिन वो सबके लिए सबकी नहीं होती थी, नहीं सुनवाई होती थी थाने के अंदर। कहने के लिए कानून सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन बना दी गई, लेकिन फॉलो नहीं हो रही थी नीचे बेसिस पे। अब क्या है, अब नए कानून में इसके लिए एक अलग से कानून बनाया गया कि अब कंपलसरी है, अगर आप थाने के अंदर कंप्लेंट अगर कोई नहीं भी लेता, आप स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए, तो विदिन 3 डेज के अंदर अंदर पुलिस वालों को मैंडेटरी है उस पर एक्शन लेना। ललिता कुमारी की जजमेंट आई थी पहले कि भाई हर
FIR जैसी भी कंप्लेंट आती है उसी पे FIR करो, लेकिन अब कानून बना दिया 0 FIR के लिए। अब मान लिया बेंगलोर में इंसिडेंट हुआ है तो दिल्ली में FIR होगी और उस पर कार्रवाई भी होगी। जी तो ये 0 FIR और हम वैभव सभी जी बहुत आभार, बहुत आभार। अब हमारे पास हम सभी खड़े हैं बचा है आप सभी के साथ। संदीप, जल्दी से मन आप को अपना सुकून मिल गया वकील साहब, मन को सुकून मिल गया। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर संदीप, मुझे सुन पा रही हैं? जल्दी से आप अपना संदेश बताइए, क्या कुछ आप करना चाहती हैं अंतिम में चलते चलते? और मुझे लगता है उनके साथ हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर संदीप सुन पा रही हैं? डॉक्टर संदीप सुन पा रही हैं? डॉक्टर संदीप से हमारा संपर्क नहीं है और कार्यक्रम बहुत लंबा चल चुका है, इसलिए अब हम इसको और आगे नहीं बढ़ा सकते। लेकिन बात वही है कि जो सामाजिक व्यवस्था है, जो न्यायिक व्यवस्था है, उसे सुदृढ़ बनाने की जरूरत है। हम सबको जागरूक रहने की जरूरत है। जी जी डॉक्टर संदीप, अंत में आप क्या कहना चाहती हैं? जी 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 बिल्कुल सुन पा रही हूँ। जी बिल्कुल सुन पा रही हूँ आपको। बिल्कुल छोटा सा संदेश दीजिए। Can you hear me? जी हम सुन पा रहे हैं, आप बोलिए। Can you hear me? हम आपको सुन पा रहे हैं, आप बोलिए। जी चीज है कि लड़कियों को सतर्क रहने की जरूरत है। जी 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 सतर्क रहिए, अपनी डॉक्टर साहिबा के साथ हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहुत लंबा कार्यक्रम चला है। मुझे लगता है आज पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना बड़ा प्रोग्राम हमारा चल गया और मुझे लगता है कि डॉक्टर साहिबा आ गई हैं। You are not available all through. अपनी बाउंड करिए। जो लोग उस चीज को क्रॉस कर रहे हैं, द सेफेस्ट इज कि वहां से बिल्कुल कन्फ्रंट ना करें और निकलने की पहले कोशिश करें, ठीक है? और इसके अलावा सेल्फ डिफेंस संपर्क टूट गया है, लेकिन तमाम बातें यही रही कि हमें सतर्क रहना है, हमें हमारे जो माता पिता हैं उन्हें भी जागरूक रहना है। अपने बच्चे को आप उच्च शिक्षा दीजिए, अपने बच्चे को सुसंस्कृत करिए, संस्कार दीजिए ताकि वो महिलाओं की इज्जत कर सके, महिलाओं का सम्मान कर सके। परिवार से ही पहल होती है, परिवार से समाज बनता है, समाज से राष्ट्र बनता है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आखिर कब तक बेटियां सुरक्षित रहें, आखिर कब तक बेटियां झुलसती रहें, आखिर कब तक बेटियों के साथ अत्याचार होता रहे, तो हम यही कहेंगे कि बस अब और नहीं। इस कार्यक्रम के माध्यम से डॉक्टर कीर्ति काले जी, अलका सिन्हा जी, उसके अलावा ज्योतिमा ने जो संदेश दिए हैं, मैं तमाम सुधी श्रोताओं का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे साथ इतने धैर्य से जुड़े रहे, बने रहे और कार्यक्रम की जो अपनी गरिमा है उसको भी हमने बनाए रखा, क्योंकि हमने ऐसे किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। तो तमाम सुधी श्रोताओं का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। डॉक्टर संदीप कौर का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। डॉक्टर संतोष संप्रीति जी, आपका विशेष आभार है। डॉक्टर इंदिरा मिश्रा, आपका विशेष आभार है। और वैभव तोमर जी जो कि एडवोकेट के रूप में हमारे साथ आज जुड़े थे, उनका भी विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आदरणीय किरण सेठी जी का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी सारी बातें करने के लिए। और चलते चलते एक प्रासंगिक दोहा, उसके बाद इस कार्यक्रम को समापन करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें जागने की जरूरत है, हमें अपनी बेटियों को सशक्त करने की जरूरत है। तो चलिए, एक दोहा से मैंने कार्यक्रम को शुरू किया था और एक दोहे से मैं कार्यक्रम को समाप्त कर रही हूँ। कृष्ण कहीं सोए हुए, कृष्ण कहीं सोए हुए, सुने न चीख पुकार। कृष्ण कहीं सोए हुए, सुने न चीख पुकार। बनना होगा वैभवी, तुझको ही तलवार। बनना होगा वैभवी,
तुझको ही तलवार, तो हम अपनी बेटियों को तलवार बना दें, उस तलवार में इतनी तेज धार रख दें ताकि वो हर उस सर्वनाशी का विनाश कर सके, उस कुकृत्य करने वाले व्यक्तित्व को नष्ट कर सके। और हम अपनी बेटियों की शुरुआत हम अपने घर से करते हैं। इस कार्यक्रम में आप सभी विद्वान विदुषी वक्ताओं ने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए विशेष आभार। और आखिर कब तक, अब नहीं, अब बेटियां सुरक्षित होंगी। हमें दृढ़ संकल्पित होना है, अपने बच्चों को संस्कार देना है और उच्च शिक्षा देनी है। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।